काले रंग की मर्सिडीज मेबैक S680 अचानक सड़क के बीच में रुक गई, जिससे पीछे चल रहे ड्राइवर को लगभग टक्कर लग जाती। महंगे कैनाली सूट पहने हुए आदमी अचानक चौंक गया। उसकी आंखें चांदनी चौक बाजार के फुटपाथ पर सिकुड़ी हुई बैठी एक बूढ़ी औरत की परछाई से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो हर आने जाने वाले से पैसे मांग रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और बेजान लग रहा था। पीछे से कारों के हॉर्न की तेज आवाज आ रही थी, लेकिन फीनिक्स रियल एस्टेट ग्रुप के सीईओ विक्रम सिंह को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। क्या किस्मत इतनी क्रूर हो सकती है कि उसने उसे अपनी पूर्व सास के सामने ला खड़ा किया, जिसने उसे सालों पहले उसकी गरीबी के कारण भगा दिया था। उस जर्जर घर के पीछे क्या राज छिपा था जहां वो रह रही थी? सर, कोई समस्या है क्या? ड्राइवर की चिंतित आवाज ने विक्रम को हकीकत में वापस ला दिया। कुछ पल की हैरानी के बाद उसने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसने अतीत का कोई भूत देख लिया हो। कोई गलती नहीं हो सकती थी। वो माया देवी थी, उसकी पूर्व सास। लेकिन एक महिला जो कभी ऐशो आराम में रहती थी, जिसने कभी उसे उसकी गरीबी के लिए घमंड से नीचा दिखाया था, आज दिल्ली की सड़कों पर भीख क्यों मांग रही थी? शर्मा जी, गाड़ी सड़क के उस पार रोककर मेरा इंतजार करो। विक्रम ने संक्षिप्त आदेश दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बारिश के बाद की गीली महक पास के एक ढाबे से आती चाउमीन की महक में मिल गई। उसने अपनी टोपी नीचे खींची और धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा। 13 साल बीत चुके थे। माया देवी अब उस घमंडी महिला की परछाई मात्र रह गई थी जो वो कभी थी। उसके कभी काले और रेशमी बाल अब सफेद हो चुके थे। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें, वही आंखें, अब थकान और निराशा से भरी थीं। विक्रम उससे कुछ कदम दूर खड़ा था। उसका दिल भावनाओं के द्वंद्व में फंसा था। अतीत ज्वार की तरह उमड़ आया। 13 साल पहले वो सिर्फ एक युवा सिविल इंजीनियर था जिसकी तनख्वाह कम थी, और वो माया देवी की इकलौती बेटी प्रिया से बेहद प्यार करता था। उनके प्यार का फल मिला। प्रिया 7 महीने की गर्भवती थी जब माया देवी ने उसे तलाक के लिए मजबूर कर दिया। मेरी बेटी एक अमीर आदमी के लायक है, तुम्हारे जैसे गरीब की नहीं। उस बच्चे की परवरिश ऐशो आराम में होगी। उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये शब्द आज भी याद आने पर विक्रम के दिल में चाकू की तरह चुभते थे। तलाक के बाद विक्रम दुखी मन से दुबई काम करने चला गया और अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया। वो 10 साल बाद एक सफल व्यवसायी के रूप में भारत लौटा, जो हजारों करोड़ की रियल एस्टेट कंपनी का मालिक था। लेकिन अपनी पत्नी और बच्ची को खोने का दर्द कभी कम नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि प्रिया और उसके गर्भ में पल रही बच्ची का क्या हुआ। उसे खोजने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, जैसे वे इस दुनिया से गायब हो गए हों। भाइयों और बहनों, इस बूढ़ी औरत को दवा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। माया देवी की कमजोर आवाज ने विक्रम को वर्तमान में वापस ला दिया। उसके दिल में गुस्सा उमड़ आया। यही वो महिला थी जिसने उसकी खुशी छीन ली थी, जिसने उसे पति और पिता बनने का मौका नहीं दिया था। क्या ये भाग्य का दंड था? उसका एक हिस्सा आगे बढ़कर अपनी पहचान बताना चाहता था और माया देवी को अपमानित होते देखकर खुश होना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हुआ था, वो इस हाल में कैसे पहुंची। विक्रम ने अपने बटुए से कुछ बड़े नोट निकाले और उन्हें उसके सामने रखी पुरानी टोपी में रख दिया। माया देवी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना। उसके सामने खड़ा सफल और सजीला आदमी उस गरीब इंजीनियर से बिल्कुल अलग था जिसे वो जानती थी। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, उसने कांपती आवाज में कहा, जिससे विक्रम का दिल दहल गया। सिर्फ 13 सालों में जिंदगी सावधानी से गिनते और अपनी फटी हुई जेब में रखते हुए देखता रहा। दोपहर हो चुकी थी। वो धीरे धीरे उठी और अपने गत्ते के टुकड़े समेटने लगी। विक्रम ने फैसला किया कि वो उसके घर तक उसका पीछा करेगा, ताकि पता चल सके कि क्या हुआ था। दया के कारण नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब के लिए जो पिछले 13 सालों से उसे परेशान कर रहे थे। शर्मा जी, मुझे कुछ निजी काम है, आप ऑफिस वापस चले जाइए। विक्रम ने अपने ड्राइवर को फोन किया। जापानी पार्टनर के साथ मीटिंग के लिए मिस्टर वर्मा को भेज दो।
कहो कि मुझे कोई जरूरी काम आ गया है। फोन काटकर उसने अपनी टोपी और नीचे खींची और माया देवी के पीछे चलने लगा जब वो बस स्टॉप की ओर जा रही थी। ये आकस्मिक मुलाकात निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं थी और विक्रम जानता था कि वो अपने खोए हुए अतीत के बारे में जानने का ये मौका नहीं छोड़ सकता। माया देवी पैदल नहीं गई जैसा विक्रम ने सोचा था, बल्कि दिल्ली के पश्चिमी बाहरी इलाके की ओर जाने वाली एक पुरानी बस में चढ़ गई। विक्रम भी जल्दी से बस में चढ़ गया और उससे कुछ पंक्तियां पीछे बैठ गया। बस खचाखच भरी थी, लेकिन किसी ने भी महंगे सूट वाले उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया। वे सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त थे। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद माया देवी एक सुनसान स्टॉप पर उतरी और फिर छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरने लगी, जहां एक दूसरे से सटे हुए जर्जर छोटे घर थे। विक्रम का दिल जोर से धड़क रहा था जब वो माया देवी के पीछे एक संकरी गली में गया जो एक पुरानी एक मंजिला घर की ओर जाती थी। वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और उसे गेट खोलकर अंदर जाते हुए देखने लगा। अजीब बात यह थी कि गेट से अंदर जाते ही माया देवी की थकान और सुस्ती गायब हो गई और वो तेजी से चलने लगी, लगभग हड़बड़ी में। और इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने घर में घुसने के लिए मुख्य दरवाजा नहीं खोला, बल्कि पीछे की ओर चली गई। उत्सुकतावश विक्रम ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर करीब गया। उसने घर के पीछे से माया देवी को फोन पर बात करते हुए सुना। सुनीता जी, मैंने इस महीने की दवा के लिए पैसे जमा कर लिए हैं, आप कल आकर ली जाना। हाँ, वो ठीक है, बस पिछले इलाज के बाद थोड़ी थकी हुई है। विक्रम चौंक गया। माया देवी गरीबी के कारण भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रही थी जिसे दवा की जरूरत थी। और वो कौन है? उसके दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। विक्रम पीछे हट गया और देखने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढ ली। तभी बगल के घर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला और उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? बूढ़े आदमी की आवाज में सावधानी थी। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, जी, मैं फीनिक्स चैरिटेबल फाउंडेशन से हूं। मैं माया देवी जी के परिवार की स्थिति के बारे में जानने आया हूं ताकि उनकी मदद कर सकूं। बूढ़े आदमी का चेहरा नर्म हो गया। अच्छा, ऐसा है क्या? माया देवी बहुत दुख में है बेटा। एक अमीर परिवार से होने के बावजूद आज उन्हें अपनी नातिन के इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। विक्रम का दिल लगभग रुक गया। उनकी नातिन? मुझे नहीं पता था कि उनकी कोई नातिन भी है। हाँ, है। बच्ची का नाम अंजलि है, 12 साल की है और उसे जन्म से ही दिल की बीमारी है। उसकी मां का देहांत हो गया है। नानी अकेले ही उसे पाल रही हैं। बूढ़े आदमी ने आह भरी। बेचारी बच्ची बहुत होशियार और सुंदर है, लेकिन किस्मत खराब है। 12 साल की? विक्रम ने जल्दी से अपने मन में हिसाब लगाया। बच्चे के जन्म का समय प्रिया के गर्भवती होने के समय से मेल खाता था, लेकिन ये नहीं हो सकता। प्रिया ने किसी और से शादी कर ली थी, है ना? और बच्ची की मां माया देवी की बेटी, उसे क्या हुआ? विक्रम ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये एक लंबी कहानी है बेटा। बच्चे को जन्म देने के बाद उसने किसी और से शादी कर ली और अमेरिका चली गई। कुछ साल पहले दोनों पति पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया। पति की मौके पर ही मौत हो गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बहुत इलाज चला, लेकिन वो बच नहीं सकी। आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। बच्ची को उसकी नानी के पास भेज दिया गया। तब से माया देवी ने अपनी नातिन के इलाज के लिए अपना घर, अपनी सारी संपत्ति बेच दी। बूढ़े आदमी का हर शब्द विक्रम के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। प्रिया मर चुकी थी। वो पत्नी जिसे वो इतना प्यार करता था, जिसे वो इन सालों में चुपचाप याद करता रहा था, अब इस दुनिया में नहीं थी। और वो बच्ची, क्या वो उसकी बेटी हो सकती है? क्या आप बता सकते हैं कि अंजलि का जन्म कब हुआ था? विक्रम ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पूछा। मुझे याद करने दो। हाँ, ठीक है। उसका जन्म दिसंबर 2012 में हुआ था, क्योंकि उसी समय मेरे पोते का नामकरण संस्कार हुआ था। बच्चे के जन्म के सिर्फ 2 महीने बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। दिसंबर 2012।
ये वही समय था जब प्रिया को उनके बच्चे को जन्म देना था। विक्रम सिंह का सिर चकराने लगा। क्या अंजलि उसकी बेटी थी या वो किसी और आदमी की बेटी थी? और इन सालों में किसी ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या आप जानते हैं कि बच्ची का असली पिता कौन है? विक्रम ने सावधानी से पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि प्रिया ने बच्ची को जन्म देने के बाद ही शादी की थी। मैं भी यहां लगभग 5 साल पहले ही आया हूं। पुरानी बातें मुझे ज्यादा पता नहीं है। घर के अंदर से एक आवाज आई। बूढ़े आदमी ने अंदर जाने की इजाजत मांगी। विक्रम वहीं खड़ा रहा। भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। उसने उस छोटे से घर की ओर देखा, ये जानते हुए कि उन दीवारों के पीछे वो बच्ची हो सकती है जिसे वो कभी नहीं मिला, जिसे कभी गले नहीं लगाया, जिसकी पापा की पुकार कभी नहीं सुनी। 13 साल, जीवन का एक पूरा हिस्सा खो गया था, जिसे वापस नहीं पाया जा सकता था। विक्रम ने निगरानी जारी रखने का फैसला किया। उसने सामने एक छोटा सा कैफे ढूंढा जहां से वो माया देवी के घर पर नजर रख सकता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। देर शाम उसने माया देवी को गेट से बाहर निकलते देखा। हाथ में एक थैला था। वो बाजार जा रही थी। विक्रम ने उनके जाने का इंतजार किया और फिर तेजी से सड़क पार करके पीछे के आंगन में घुस गया, जहां एक खिड़की थोड़ी खुली थी। घर छोटा और जर्जर था, लेकिन साफ सुथरा था। खिड़की की दरार से विक्रम एक लड़की को बिस्तर पर लेटे हुए किताब पढ़ते हुए देख सकता था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लड़की के लंबे काले बाल थे। उसका चेहरा बिल्कुल प्रिया जैसा था, लेकिन उसकी आंखें और मुस्कान, उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो बिल्कुल उसके जैसी थी। कोई गलती नहीं हो सकती थी। वो उसकी बेटी थी। विक्रम ने बेहतर देखने के लिए थोड़ा हिला और गलती से उसका फोन गिर गया। आवाज से लड़की ने ऊपर देखा। नानी, क्या आंगन में कोई है? उसकी साफ आवाज आई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम जल्दी से पीछे हट गया। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने फोन उठाया और उसकी नजर खिड़की के पास मेज पर रखी एक तस्वीर पर पड़ी। प्रिया अस्पताल के कपड़ों में एक नवजात बच्ची को गोद में लिए हुए थी और नीचे हाथ से लिखा था, अंजलि, हमारी बेटी। उसके बगल में एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था जो एक पत्र का हिस्सा लग रहा था। विक्रम, मैं जानती हूं कि मैं गलत थी। अगर तुम इन पंक्तियों को पढ़ो तो कृपया मुझे माफ कर देना और अंजलि, हमारी बेटी, स्वीकार कर लेना। सारे संदेह दूर हो गए। अंजलि उसकी असली बेटी थी। गुस्सा, दर्द और प्यार विक्रम के दिल में एक साथ घुल मिल गए। उन्होंने उससे ये क्यों छिपाया? किसी ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसकी एक बेटी है? उसने पिता के रूप में 12 साल खो दिए थे। अपनी बेटी को बड़ा होते हुए नहीं देख पाया था। उसे पहले कदम चलना नहीं सिखा पाया था। उसे पहली बार पापा कहते नहीं सुन पाया था। विक्रम पीछे हट गया, शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे सोचने की जरूरत थी, एक योजना की जरूरत थी। वो अचानक अंदर जाकर ये घोषणा नहीं कर सकता था कि वो उसका पिता है, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी जाने बिना जीना जारी नहीं रख सकता था। तभी उसने देखा कि गली के कोने से कोई घर पर नजर रख रहा है। एक अजनबी आदमी जिसका हुलिया संदिग्ध था। वो कौन है और वो माया देवी के घर पर क्यों नजर रख रहा है? विक्रम माया देवी के लौटने से पहले जल्दी से चला गया। उसे और जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत थी, एक समझदार तरीके की जरूरत थी, और सबसे बढ़कर उसे सच्चाई जानने की जरूरत थी। अपनी बेटी के बारे में पूरी सच्चाई, जिसे उसने अभी अभी खोजा था। विक्रम सिंह पूरी रात सो नहीं सका। अपनी जैसी आंखों वाली छोटी लड़की की छवि उसके दिमाग में घूमती रही, साथ ही हजारों अनसुलझे सवाल भी। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठा। साधारण कपड़े पहने, एक टी-शर्ट, जीन्स और धूप का चश्मा, जो एक सीईओ के रूप में उसके सामान्य रूप से बिल्कुल अलग था। उसने अपनी महंगी कार के बजाय एक पुरानी टोयोटा कैमरी चलाई और उस बाहरी इलाके की ओर बढ़ गया जहां माया देवी और अंजलि रहती थीं। विक्रम ने घर से कुछ 10 मीटर की दूरी पर कार रोकी और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। जैसा कि अनुमान था, सुबह लगभग 7 बजे माया देवी गेट पर दिखाई दी, कल वाले ही पुराने कपड़ों में, जाहिर तौर पर काम पर जाने की तैयारी कर रही थीं। विक्रम ने दूर से उनका पीछा किया, उन्हें बस में चढ़ते और चांदनी चौक बाजार में उतरते हुए देखा, जहां वे कल मिले थे।
माया देवी अपनी जानी पहचानी जगह पर बैठ गईं और भीख मांगने का एक और दिन शुरू किया। विक्रम के दिल में गुस्सा उमड़ आया। उसकी पूर्व सास, जो कभी इतनी घमंडी थी कि उसने उसे गरीबी के लिए नीचा दिखाया था, अब अपनी नातिन के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए ये कर रही थी। किस्मत का अपना ही क्रूर तरीका होता है। लेकिन अंजलि के बारे में सोचकर, उसकी अपनी बेटी जो मुश्किल हालात में जी रही थी, उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। विक्रम ने घर वापस जाने का फैसला किया। उसे अंजलि की हालत और अतीत के बारे में और सुराग खोजने की जरूरत थी। छोटे से घर के सामने खड़े होकर विक्रम एक पल के लिए झिझका और फिर दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाने की कोशिश की, फिर भी खामोशी। शायद अंजलि अभी भी सो रही थी, या उसे अजनबियों के लिए दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। तभी बगल के घर का दरवाजा खुला। कल वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला। नमस्ते बेटा। तुम फिर आ गए? बूढ़े आदमी ने कल की बातचीत से विक्रम को पहचान लिया। जी, मैं माया देवी के परिवार की स्थिति के बारे में और जानना चाहता था ताकि मैं मदद कर सकूं। विक्रम ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि घर पर कोई नहीं है। माया देवी काम पर गई है और बच्ची को। बूढ़े आदमी ने गली के अंत की ओर इशारा किया। नर्स सुनीता उसे नियमित जांच के लिए अस्पताल ले गई हैं। वे आमतौर पर दोपहर तक वापस आ जाते हैं। सुनीता कौन है? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। ओह, वो दिल्ली हार्ट हॉस्पिटल में एक नर्स है जो अंजलि की बीमारी की निगरानी करती है। उनकी मुश्किल स्थिति के कारण वो अक्सर परिवार की मदद करती है, यहां तक कि सस्ती दरों पर दवाएं खोजने में भी। बूढ़े आदमी ने आह भरी। लेकिन फिर भी लागत बहुत अधिक है। बच्ची की जन्मजात हृदय की स्थिति के लिए एक बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता है। लेकिन माया देवी के पास इतने पैसे नहीं हैं। उसकी हालत कितनी गंभीर है? विक्रम ने चिंतित होकर पूछा। सुनीता के अनुसार अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो अगली 1 साल में उसकी जान को खतरा हो सकता है। बूढ़े आदमी ने विक्रम को ध्यान से देखा। क्या तुम सच में चैरिटी फाउंडेशन से हो? तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। जी, मैं फीनिक्स चैरिटेबल फाउंडेशन में काम करता हूं। शायद आपने मुझे अखबारों या टेलीविजन पर देखा होगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। इस स्पष्टीकरण पर विश्वास करता हुआ लग रहा था। अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो उस परिवार को वास्तव में इसकी जरूरत है, खासकर उस बच्ची को। वो एक अच्छी और समझदार बच्ची है। बीमारी और कठिनाई के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। विक्रम के दिल में गर्व की भावना उमड़ आई। उसकी बेटी बुद्धिमान और मजबूत थी, लेकिन साथ ही दर्द और अपराध बोध की भावना भी उमड़ पड़ी। उसे अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था, उसकी देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए थी। इसके बजाय उसने अनजाने में उसे पिछले 12 सालों से छोड़ दिया था। क्या आप इस परिवार के बारे में कुछ और जानते हैं? उनके अतीत के बारे में उदाहरण के लिए? विक्रम ने सावधानी से पूछा। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए सोचा। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि माया देवी का परिवार कभी बहुत अमीर था। वो एक फैशन कंपनी की निदेशक थीं और उनके पति निर्माण उद्योग में थे। लेकिन उनकी जल्दी मृत्यु हो गई और कंपनी दिवालिया हो गई। उनकी बेटी अंजलि की मां ने भारत में शादी की थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया और उसने एक एनआरआई से शादी कर ली। सुना है कि पहला पति भी एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन गरीब था। विक्रम ने सिर हिलाया, शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वो पहला पति था जिसे प्रिया के परिवार ने गरीबी के कारण अस्वीकार कर दिया था। इतनी बहुमूल्य जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं चैरिटी को रिपोर्ट करूंगा और उम्मीद है कि हम माया देवी के परिवार की मदद कर पाएंगे, विक्रम ने कहा और बूढ़े आदमी को अलविदा कहा। जाने के बजाय विक्रम ने इंतजार करने का फैसला किया। वो अंजलि को एक बार फिर देखना चाहता था, उसकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानना चाहता था। उसने पास में एक कैफे ढूंढा जहां से वो माया देवी के घर पर नजर रख सकता था। एक ब्लैक कॉफी मंगवाकर वो खिड़की के पास बैठ गया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए विक्रम ने एक योजना बनाई। वो अचानक प्रकट होकर यह घोषणा नहीं कर सकता था कि वो अंजलि का पिता है। ये माया देवी और बच्ची दोनों के लिए एक सदमा होगा।
लेकिन वो अपनी बेटी की जीवन से बाहर भी नहीं रह सकता था। शायद सबसे अच्छा तरीका अपने समूह के वास्तविक चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से था। वो अंजलि के इलाज की लागत को प्रायोजित करने की पेशकश करेगा और इस तरह अपनी बेटी के करीब आने का अवसर ढूंढेगा। दोपहर के करीब एक टैक्सी घर के सामने रुकी। नर्स की वर्दी में एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर निकली, एक छोटी लड़की को सहारा देते हुए। विक्रम का दिल लगभग रुक गया जब उसने अंजलि को, अपनी बेटी को, दिन के उजाले में देखा। यद्यपि उसका चेहरा बीमारी के कारण पीला और दुबला था, फिर भी बच्चे की सुंदरता स्पष्ट रूप से चमक रही थी। उसके लंबे काले बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे। उसकी बड़ी आंखें बिल्कुल उसके जैसी थीं। और नर्स से बात करते समय उसकी कोमल मुस्कान, इन सब ने विक्रम को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो भावनाओं से इतना अभिभूत हो गया कि उसका गला भर आया। वे घर में चले गए और विक्रम इंतजार करता रहा। लगभग 1 घंटे बाद नर्स चली गई। ये उसका मौका था। विक्रम ने पैसे दिए, तेजी से सड़क पार की और माया देवी के घर का दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा खुला और अंजलि सामने आई। पहली बार अपनी बेटी के सामने खड़े होकर विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगा। वो इतना भावुक हो गया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। नमस्ते अंकल, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अंजलि की साफ आवाज गूंजी। विक्रम ने खुद को शांत करने की कोशिश की। नमस्ते बेटा, मैं फीनिक्स चैरिटेबल फाउंडेशन से हूं। मैं तुम्हारे परिवार की स्थिति के बारे में जानने आया हूं ताकि हम मदद कर सकें। अंजलि ने अपनी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर लीं। सच में? मैंने फीनिक्स चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में सुना है। वे बहुत से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उन्हें हमारे परिवार के बारे में कैसे पता चला? हमारे पास जरूरतमंद मामलों की पहचान करने के लिए एक प्रणाली है। विक्रम मुस्कुराया, अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? जी बिल्कुल, लेकिन नानी घर पर नहीं है। क्या आप उनके वापस आने का इंतजार कर सकते हैं? वो जल्दी आ जाएंगी। अंजलि ने विनम्रता से जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं पहले तुमसे बात कर सकता हूं। विक्रम छोटे से घर में दाखिल हुआ। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। अंदर सब कुछ गरीब था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। दीवारों पर पानी के धब्बे थे, फर्नीचर पुराना था लेकिन बड़े करीने से व्यवस्थित था। एक छोटी सी शेल्फ पर अच्छे छात्र पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों की एक श्रृंखला थी। सभी पर अंजलि नाम था। विक्रम को गर्व महसूस हुआ। उसकी बेटी न केवल बीमारी का बहादुरी से सामना कर रही थी, बल्कि पढ़ाई में भी उत्कृष्ट थी। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, विक्रम ने भावुक आवाज में टिप्पणी की। मैं बस कोशिश करती हूं। नानी कहती हैं कि अच्छी तरह से पढ़ना ही गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। अंजलि एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई। चलने के बाद उसकी सांसें थोड़ी भारी लग रही थीं। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूं ताकि मैं अपने जैसे लोगों का इलाज कर सकूं। विक्रम का दिल लगभग टूट गया। उसकी बेटी, एक 12 साल की बच्ची को गरीबी से बाहर निकलने के बारे में सोचना पड़ रहा था, जबकि उसे ऐशो आराम में रहना चाहिए था, किसी भी चीज की चिंता किए बिना। तुम्हें दिल की बीमारी है ना? मैंने पड़ोसियों को ऐसा कहते सुना। अंजलि ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक बच्चे के लिए अजीब तरह की शांति थी। हां, मुझे जन्म से ही दिल की बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे एक ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगता है। नानी ने सब कुछ बेच दिया है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। और तुम्हारे माता पिता? विक्रम ने सावधानी से पूछा, हालांकि वो आंशिक रूप से जवाब जानता था। अंजलि की आंखों में उदासी छा गई। मेरी मां का देहांत हो गया 2 साल पहले अमेरिका में एक दुर्घटना में। मेरी सौतेले पिता की भी उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और तुम्हारा असली पिता? विक्रम को लगा कि उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि शायद अंजलि भी सुन सकती है। अंजलि एक पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं ज्यादा नहीं जानती। मां बस इतना कहती थी कि मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वे साथ नहीं रह सकते थे। मां कहती थी कि एक दिन मैं अपने पिता से मिलूंगी, लेकिन वो रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रम अपनी बेटी को गले लगाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि पिता यहां है, मैं वापस आ गया हूं।
लेकिन वो जानता था कि अभी सही समय नहीं है। उसे और जानकारी की जरूरत थी। ये जानने की कि क्या हुआ था, क्या तुम मुझे अपनी बीमारी से संबंधित कुछ कागजात देखने दे सकती हो, ताकि फाउंडेशन उपयुक्त सहायता की मात्रा पर विचार कर सके? विक्रम ने धीरे से सुझाव दिया। जी, वे उस मेज के दराज में हैं। अंजलि ने इशारा किया। नानी सारे कागजात वहीं रखती हैं। विक्रम ने दराज खोला और अंजलि की जन्मजात हृदय रोग, पिछले उपचारों और आगामी ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए के अनुमान के बारे में विस्तृत चिकित्सा रिकॉर्ड का एक ढेर पाया। माया देवी के लिए एक बड़ी रकम। लेकिन विक्रम की संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा। ये कितना दर्दनाक था कि उसकी बेटी पैसे की कमी के कारण पीड़ित थी, जबकि वो आसानी से भुगतान कर सकता था। और फिर कागजात के ढेर के बीच विक्रम ने अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र पाया। जानकारी पढ़ते ही उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। नाम अंजलि, जन्मतिथि 15 दिसंबर 2012, जन्मस्थान दिल्ली प्रसूति अस्पताल, मां प्रिया, पिता का नाम वाला कॉलम खाली था, लेकिन जन्मतिथि 15 दिसंबर 2012 ठीक उसी समय थी जब प्रिया को उनके बच्चे को जन्म देना था। जब उनका तलाक हुआ तो प्रिया 7 महीने की गर्भवती थी और 2 महीने बाद अंजलि का जन्म हुआ। कोई संदेह नहीं था, अंजलि विक्रम की असली बेटी थी। कागजात पलटते हुए उसे अस्पताल में प्रिया की एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वो नवजात अंजलि को गोद में लिए हुए थी और पीछे लिखा था, अंजलि हमारी बेटी, 15 दिसंबर 2012। और उसके बगल में एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा जो एक पत्र का हिस्सा लग रहा था। विक्रम, अगर तुम इन पंक्तियों को पढ़ोगे तो कृपया मुझे माफ कर देना। मैं अपनी मां के खिलाफ लड़ने में गलत थी। तुम्हें हमारी बेटी के बारे में बताए बिना जाने दिया। अंजलि तुम्हारी बेटी है। मैंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। कृपया उसे स्वीकार करो। मेरी जगह उसकी देखभाल करो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया उसे कभी नहीं भूली थी और बेटी अंजलि वास्तव में उसका खून थी। पिछले 12 सालों से वो कड़वाहट में जी रहा था, ये सोचकर कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, जबकि सच्चाई। अंकल, आप ठीक तो हैं? अंजलि की आवाज ने विक्रम को हकीकत में वापस ला दिया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। मैं ठीक हूं, बस तुम्हारी स्थिति ने मुझे भावुक कर दिया, विक्रम ने जल्दी से जवाब दिया, कागजात वापस दराज में रखते हुए। तभी दरवाजा खुला। माया देवी अंदर आई। एक दिन के काम के बाद थकी हुई लग रही थीं। जब उन्होंने विक्रम को देखा तो वो चौंक गईं। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नमस्ते, मैं फीनिक्स चैरिटेबल फाउंडेशन का प्रतिनिधि हूं। मैं विक्रम ने बोलना शुरू किया, अपनी आवाज शांत और स्थिर रखते हुए। लेकिन माया देवी ने उसे खत्म नहीं करने दिया। उनकी आंखें और चौड़ी हो गईं, ये महसूस करते हुए कि उनके सामने का आदमी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उनका पूर्व दामाद था, जिसे उन्होंने 13 साल पहले अपनी बेटी को तलाक देने के लिए मजबूर किया था। विक्रम! वो चिल्लाईं और फिर उनका पतला शरीर बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। नानी! अंजलि घबरा कर चिल्लाई। अपनी नानी को सहारा देने के लिए दौड़ी, लेकिन अपनी कमजोर सेहत के कारण वो भी लड़खड़ा गई। विक्रम ने जल्दी से माया देवी को सहारा दिया और उन्हें छोटे से बिस्तर पर लिटा दिया। चिंता मत करो, वो बस चौंक गई हैं। क्या तुम्हारे पास गीला कपड़ा है? अंजलि जल्दी से गीला कपड़ा ले आई और उसे अपनी नानी के माथे पर रख दिया। माया देवी धीरे धीरे होश में आई। उनकी आंखें डर और अपराध बोध के साथ विक्रम को देख रही थीं। आप ठीक तो हैं नानी? अंजलि ने चिंतित होकर पूछा। ये विक्रम अंकल हैं, चैरिटी फाउंडेशन से हमारी मदद करने आए हैं। माया देवी की आंखें विक्रम पर टिकी रहीं, जैसे कोई भूत देख रही हूं। और विक्रम जानता था कि ये सच्चाई का सामना करने का समय है, उस बेटी के बारे में सच्चाई जिसे वो पिछले 12 सालों से नहीं जानता था। अंजलि, क्या तुम थोड़ी देर बाहर खेल सकती हो? मुझे तुम्हारी नानी से अकेले में बात करनी है, विक्रम ने धीरे से कहा। अंजलि ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। यद्यपि उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, वो आंगन में चली गई और विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया। ये अपनी पूर्व सास का सामना करने का समय था, जिसने उसे 1 दशक से अधिक समय तक पिता होने के अधिकार से वंचित रखा था। छोटा कमरा भारी खामोशी में डूब गया। माया देवी बिस्तर पर आधी लेटी आधी बैठी थी।
उनकी लाल आंखें विक्रम सिंह पर टिकी थीं, वो पूर्व दामाद जिसे उन्होंने 13 साल पहले भगा दिया था। विक्रम एक कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास बैठ गया। उसकी आंखें दृढ़ थीं, लेकिन दर्द छिपा नहीं सकी। क्यों? बस एक छोटा सा सवाल। लेकिन इसमें भावनाओं का एक पूरा सागर था। गुस्सा, दर्द, लाचारी और एक लंबी दर्दनाक याद। माया देवी ने अपना चेहरा घुमा लिया। विक्रम का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। उन्होंने हठपूर्वक इनकार करने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि कोई भी प्रयास व्यर्थ था। विक्रम सच्चाई जान चुका था। अंजलि उसकी असली बेटी थी और पिछले 12 सालों से किसी ने उसे ये नहीं बताया था। किसी ने उसे पिता बनने का मौका नहीं दिया था। मैंने अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र देखा है, मैंने प्रिया का पत्र देखा है। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, आप और नहीं छिपा सकती। अंजलि मेरी बेटी है ना? माया देवी चुप रहीं। उनके बूढ़े चेहरे पर आंसू लुढ़क रहे थे। उनकी खामोशी सबसे स्पष्ट जवाब थी। विक्रम खड़ा हो गया, अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। 13 साल माया देवी, 13 साल तक मुझे नहीं पता था कि मेरी एक बेटी है। 13 साल तक मैं अपनी बेटी को बड़ा होते हुए नहीं देख सका। जब उसे मेरी जरूरत थी तब उसके साथ नहीं रह सका। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? तुम्हें गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, माया देवी ने आखिरकार कमजोर आवाज में कहा। लेकिन चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी तुम सोचते हो। तो समझाओ कि तुमने मुझे मेरे पिता होने के अधिकार से क्यों वंचित रखा? विक्रम ने कहा, अपनी आवाज ऊंची न करने की कोशिश कर रहा था ताकि अंजलि न सुन ले। माया देवी धीरे धीरे बैठ गईं। उनके चेहरे पर थकान और पछतावा साफ दिख रहा था। मैं गलत थी विक्रम, मैं प्रिया को तुमसे तलाक लेने के लिए मजबूर करने में गलत थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा कर रही हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे दुख में धकेल रही हूं। वो रुकी, हिम्मत जुटाने के लिए गहरी सांस ली। तलाक के बाद प्रिया पूरी तरह से टूट गई थी। वो अभी भी तुमसे प्यार करती थी, अभी भी तुम्हें ढूंढना चाहती थी। लेकिन तुम भारत छोड़ चुके थे, कोई संपर्क पता नहीं छोड़ा था। हमें नहीं पता था कि तुम कहां हो। आप मुझे मेरे दोस्तों, मेरे पूर्व सहकर्मियों के माध्यम से ढूंढ सकती थी। आप मेरे परिवार से संपर्क कर सकती थी। विक्रम ने प्रतिवाद किया। मुझे पता है, हमें ऐसा करना चाहिए था। माया देवी ने स्वीकार किया। लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए बहुत गौरवान्वित, बहुत घमंडी थी। मैंने सोचा था कि प्रिया और बच्चे का जीवन तुम्हारे बिना बेहतर होगा। उन्होंने सिर हिलाया, आंसू फिर से बहने लगे। मैं कितनी गलत थी। विक्रम का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसकी जगह गहरी उदासी ने ले ली। और प्रिया, क्या वो मुझे हमारी बेटी के बारे में नहीं बताना चाहती थी? प्रिया हमेशा तुम्हें ढूंढना चाहती थी, माया देवी ने कबूल किया। लेकिन अंजलि को जन्म देने के बाद वो थकी हुई और कमजोर थी, और मैंने हस्तक्षेप करना जारी रखा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी एक नई जिंदगी है, कि तुम बच्चे की परवाह नहीं करोगे। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि ये सभी के लिए सबसे अच्छा है। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ लिया हो। वो प्रिया के साथ उसके जन्म के समय नहीं था, अपनी बेटी के पहले क्षणों को नहीं देख सका था। और फिर क्या हुआ? प्रिया ने दूसरे आदमी से शादी क्यों की? अंजलि के जन्म के 2 साल बाद प्रिया राजन मेहरा से मिली, जो एक अमेरिकी एनआरआई था। वो प्रिया के पीछे बहुत दृढ़ता से पड़ा था। माया देवी ने आह भरी। राजन अंजलि के बारे में जानता था कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन फिर भी प्रिया से शादी करना चाहता था और अंजलि को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहता था। मैंने सोचा कि ये प्रिया के लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का एक अवसर है, इसलिए मैंने उसे सहमत होने के लिए मना लिया और प्रिया मान गई। उसने मुझे इतनी आसानी से भुला दिया। विक्रम को दर्द महसूस हुआ। नहीं, प्रिया तुम्हें कभी नहीं भूली। माया देवी ने सिर हिलाया। आंसू फिर से बहने लगे। उसने राजन से शादी की क्योंकि उसने सोचा कि ये अंजलि के लिए सबसे अच्छा है, ताकि बच्चे का एक पूरा परिवार हो। लेकिन अपने दिल में उसने तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। अपनी डायरी में वो अक्सर तुम्हारे बारे में लिखती थी, तुम दोनों की यादों के बारे में।
माया देवी ने बेडसाइड टेबल के दराज में हाथ डाला और एक छोटी पुरानी नोटबुक निकाली। ये प्रिया की डायरी है। उसने इसे मेरे लिए छोड़ा था। उसके मरने से पहले तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। विक्रम ने कांपते हाथों से डायरी ली। ये प्रिया के विचार थे। वो पत्नी जिसे वो कभी नहीं भूला था, वो महिला जिसे वो इन सालों में चुपचाप प्यार करता रहा था। उसने एक यादरच्छिक पृष्ठ खोला और परिचित लिखावट पढ़ते ही उसका दिल लगभग रुक गया। 20 दिसंबर 2012। अंजलि 5 दिन की है। उसकी आंखें बिल्कुल विक्रम जैसी हैं और उसकी मुस्कान भी। जब भी मैं उसे देखती हूं मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम कहां हो? विक्रम, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक सुंदर बेटी है? मैं तुम्हें ढूंढना चाहती हूं, तुम्हें बताना चाहती हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। और मां कहती हैं कि ये सभी के लिए बेहतर होगा। शायद मां सही हैं, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी याद आती है विक्रम। अभी भी तुमसे प्यार है, भले ही हमारे अलग हुए 1 साल हो गया हो। आंसू विक्रम के चेहरे पर लुढ़क रहे थे। उसने कुछ पन्ने पलटे और आगे पढ़ा। 15 दिसंबर 2014। आज अंजलि 2 साल की हो गई है। वो आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान है। पहले से ही कुछ अक्षर पढ़ना और 10 तक गिनना जानती है। जब भी मैं उसे देखती हूं, मैं उसमें विक्रम को देखती हूं। वही तेज आंखें, वही बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प। वो उसकी एक छोटी प्रति है। राजन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन मैं जानती हूं कि कोई भी उसके असली पिता की जगह नहीं ले सकता। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मेरा निर्णय सही था? क्या राजन से शादी करना एक गलती थी? और फिर अंतिम पंक्तियां कांपती लिखावट में लिखी गई। 6 जून 2023। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दुर्घटना के घाव बहुत गहरे हैं। मेरा शरीर ठीक नहीं हो सकता। मेरी केवल एक इच्छा है कि अंजलि अपने असली पिता से मिले। विक्रम, अगर तुम इन पंक्तियों को पढ़ो तो कृपया मुझे माफ कर देना। मैं अपनी मां के खिलाफ ना लड़ने में गलत थी। तुम्हें हमारी बेटी के बारे में बताए बिना जाने दिया। अंजलि तुम्हारी बेटी है। मैंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। कृपया उसे स्वीकार करो। मेरी जगह उसकी देखभाल करो। उसे तुम्हारी जरूरत है। अब पहले से कहीं ज्यादा विक्रम और नहीं पढ़ सका। आंसुओं ने शब्दों को धुंधला कर दिया था। उसने डायरी बंद कर दी। महसूस किया कि उसका दिल टूट गया है। प्रिया हमेशा के लिए चली गई थी। अपने साथ बहुत सारे पछतावे और अफसोस ले गई थी। और अंजलि, वो बेटी जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर सका था, अब जन्मजात हृदय रोग से जूझ रही थी, गरीबी में जी रही थी, ये जाने बिना कि उसका असली पिता अभी भी जीवित है और इस घर में बैठा है। प्रिया की मृत्यु के बाद आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? विक्रम ने भर्राई आवाज में पूछा। प्रिया ने इतनी स्पष्ट इच्छा छोड़ी थी, आपने उसे पूरा क्यों नहीं किया? माया देवी ने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने कोशिश की। जब मुझे पता चला कि तुम एक सफल व्यवसायी बन गए हो तो मैं कई बार तुम्हारे कार्यालय गई, लेकिन मेरे पास अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि तुम गुस्सा होगे, मुझे दोष दोगे, और मैं भी नहीं चाहती थी कि अंजलि सच्चाई जाने। वो अपनी मां को खो चुकी थी। मुझे डर था कि जब उसे पता चलेगा कि मैं ही उसे उसके असली पिता से अलग करने वाली थी तो वो मुझसे नफरत करेगी। वो रुकी। आंसू बहते रहे। मैं गलत थी विक्रम, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं अंजलि से प्यार करती हूं। वही मेरे पास बची है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। उसकी आवाज कांप रही थी, निराशा और भय से भरी हुई। विक्रम ने अपने सामने की बूढ़ी महिला को देखा, जो कभी इतनी घमंडी और शक्तिशाली थी कि एक परिवार को तोड़ सकती थी। अब केवल एक कमजोर, बीमार बूढ़ी औरत थी जो अपनी नातिन को बचाने के लिए भीख मांगने को तैयार थी। उसके दिल में गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी दया ने ले ली। मैं अंजलि को आपसे छीनने नहीं आया हूं माया देवी, विक्रम ने नरम आवाज में कहा। मैं केवल सच्चाई जानना चाहता हूं, अपनी बेटी का पिता होने की मान्यता चाहता हूं। मैं 13 साल तक उस अधिकार से वंचित रहने के बाद पिता बनने का मौका चाहता हूं। माया देवी ने ऊपर देखा।
उनकी आंखों में आश्चर्य और आशा की एक धुंधली किरण थी। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? मैं गुस्सा हूं? बहुत गुस्सा हूं, विक्रम ने ईमानदारी से कहा। लेकिन मैं अपने गुस्से को अपनी बेटी के साथ और समय बर्बाद नहीं करने दूंगा। जिंदगी ने मुझसे 13 साल छीन लिए हैं। मैं एक और पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां अंजलि आंगन में खेल रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उसे कैसे बताऊं कि मैं उसका असली पिता हूं? वो कैसी प्रतिक्रिया देगी? क्या वो मुझसे नफरत करेगी क्योंकि मैं उसके जीवन भर उसके साथ नहीं था? विक्रम के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। एक शक्तिशाली व्यवसायी होने बावजूद इस चुनौती का सामना करते हुए वो एक बच्चे की तरह असहाय महसूस कर रहा था। अंजलि एक बुद्धिमान और समझदार बच्ची है, माया देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा। वो हमेशा अपने असली पिता के बारे में पूछती थी, हमेशा तुमसे एक बार मिलने की उम्मीद करती थी। बीमारी और कठिनाई के बावजूद वो हमेशा मजबूत और लचीली रही, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने विक्रम को एक ईमानदार नजर से देखा। अगर तुम चाहो तो हम उसे धीरे धीरे बता सकते हैं, ताकि उसे सच्चाई स्वीकार करने का समय मिल जाए। विक्रम ने सिर हिलाया। थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, लेकिन पहले मैं अंजलि की बीमारी के बारे में और जानना चाहता हूं। उसकी हालत कितनी गंभीर है? क्या कोई इलाज है? उसकी आंखें चिंता से गहरी हो गईं। माया देवी ने आह भरी। उनके चेहरे पर दर्द था। अंजलि को जन्म से ही दिल की बीमारी है। हमारे पास केवल रखरखाव के इलाज के लिए पर्याप्त पैसा था, लेकिन अब उसे एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे हम कभी भी वहन नहीं कर सकते। कितना? विक्रम ने तुरंत पूछा। ऑपरेशन की लागत कितनी है? 50 लाख रुपए, माया देवी ने निराशाजनक आवाज में जवाब दिया। मैंने अपना घर, अपनी संपत्ति बेच दी है। लेकिन फिर भी केवल 10 लाख से अधिक ही जमा कर पाई हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। विक्रम ने उन्हें खत्म नहीं करने दिया। मैं पूरी लागत का भुगतान करूंगा और मैं अंजलि के ऑपरेशन के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अंजलि मेरी बेटी है, मैं उसे एक और दिन भी पीड़ित नहीं होने दूंगा। माया देवी ने विक्रम को देखा। उसके दृढ़ निर्णय पर हैरान थी। तुम सच में ऐसा करोगे? ये मेरी जिम्मेदारी है, विक्रम ने दृढ़ आंखों से जवाब दिया। मैंने पिता के रूप में 13 साल खो दिए हैं। अब समय आ गया है कि मैं अपनी बेटी के लिए इसकी भरपाई करूं। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दोनों चौंक कर देखने लगे। अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी। नानी, आप ठीक तो हैं? क्या मैं अब अंदर आ सकती हूं? विक्रम और माया देवी ने एक दूसरे को देखा। एक मौन सहमति में उन्होंने सिर हिलाया। अंजलि, अंदर आ जाओ बेटा। अंजलि अंदर आई। उसकी आंखें अपनी नानी और अजनबी आदमी के बीच घूम रही थीं। विक्रम ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है जब उसने अपनी खून की बेटी का सामना किया। वो कितनी सुंदर थी, बिल्कुल प्रिया जैसी, लेकिन उसमें उसके भी कई गुण थे। तेज, बुद्धिमान आंखें, एक गर्म मुस्कान और बीमारी के बावजूद लचीलापन। नानी, आप ठीक तो हैं? अंजलि ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूं मेरी जान, माया देवी मुस्कुराई। उनकी आवाज भावनाओं से भरी थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ महत्वपूर्ण? अंजलि ने विक्रम को उत्सुकता से देखा। इनके बारे में? क्या ये हमारी मदद करेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं अंजलि, माया देवी ने अपनी नातिन का हाथ पकड़ लिया। ये कोई बहुत खास है। ये तुम्हारी मां को बहुत लंबे समय से जानते हैं। अंजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। आशा की एक किरण चमक उठी। सच में? आप मेरी मां को जानते हैं? विक्रम ने अपना गला साफ किया। उसे घुटन महसूस हो रही थी। ये समय था, वो समय जब वो अपनी बेटी को सच्चाई बता सकता था। लेकिन कैसे शुरू करें? एक 12 साल की बच्ची को कैसे बताएं कि वो उसका असली पिता है, वो पिता जिसे वो अपने पूरे जीवन में कभी नहीं जानती थी। हाँ, मैं तुम्हारी मां को जानता हूं। विक्रम ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। मैं और तुम्हारी मां, हम बहुत करीब थे, माया देवी ने धीरे से कहा। अंजलि, विक्रम अंकल सिर्फ तुम्हारी मां के दोस्त नहीं है। वो झिझकी।
जैसे अनुमति का इंतजार कर रही हूं। विक्रम की ओर देख रही थी। विक्रम ने सिर हिलाया और उन्होंने जारी रखा, वो तुम्हारे असली पिता हैं। समय जैसे थम गया। छोटा कमरा पूरी खामोशी में डूब गया। अंजलि वहीं खड़ी रही। उसकी बड़ी आंखें विक्रम को घूर रही थीं, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो। विक्रम को लगा जैसे उसका दिल रुक गया है। वो किसी भी प्रतिक्रिया के लिए तैयार था, गुस्सा, रोना या यहां तक कि इनकार। लेकिन आगे जो हुआ उसने उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे पता था, अंजलि ने धीरे से कांपती आवाज में कहा। मुझे पता था कि आप मेरे पिता हैं। विक्रम और माया देवी दोनों हैरान रह गए। तुम्हें पता था? विक्रम हकलाया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंजलि ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे 1 साल पहले मां की डायरी मिली थी। मां ने पिता के बारे में बहुत कुछ लिखा था, और जब वे जवान थे तब पिता और मां की तस्वीरें थीं। उसने अपनी जेब से एक पुराना कागज का टुकड़ा निकाला, उसे सावधानी से खोला। ये विक्रम और प्रिया की शादी के दिन की एक छोटी सी तस्वीर थी। उनकी मुस्कान उज्जवल और खुश थी। जैसे ही आप घर में घुसे, मैंने आपको पहचान लिया। आपकी आंखें मेरी तरह हैं। विक्रम और नहीं रोक सका। उसने अपनी बाहें फैलाईं और अंजलि, उसकी बेटी, उसका खून, अपने पिता की गोद में दौड़ गई। उसे कसकर गले लगा लिया। आंसू दोनों पिता और बेटी के चेहरे पर लुढ़क रहे थे। 13 साल का अलगाव, 13 साल का नुकसान अब एक प्यार भरे कसकर गले लगने में समाप्त हो गया था। पापा यहां हैं। बेटी, विक्रम ने भर्राई आवाज में फुसफुसाया, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। माया देवी ने अपने सामने के दृश्य को देखा। आंसू लुढ़क रहे थे। उन्होंने बहुत दुख दिया था, बहुत अलगाव पैदा किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। शायद अतीत की गलतियों को सुधारने में अभी देर नहीं हुई थी। शायद अभी भी खुशी का, उनके परिवार का एक मौका था। अंजलि ने विक्रम को ऊपर देखा। उसकी आंखें खुशी और आशा से चमक रही थीं। आप मेरे साथ रहेंगे ना? हमेशा बेटी, विक्रम ने वादा किया। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने माया देवी की ओर दृढ़ आंखों से देखा। और मैं तुम्हारे दिल को ठीक कर दूंगा। यह केवल आगामी ऑपरेशन के बारे में एक वादा नहीं था, बल्कि भावनात्मक घावों, नुकसान और दर्द को ठीक करने का एक वादा था जो पूरे परिवार ने सहा था। उनके सामने एक नया भविष्य खुल रहा था, आशा का, उपचार का और सबसे बढ़कर पारिवारिक प्रेम का। तभी विक्रम का फोन बजा। उसने अनिच्छा से अपनी बेटी को छोड़ा और अपनी जेब से फोन निकाला। ये वर्मा था, उसका सहायक। सर, एक हार्ट समस्या है। अमेरिका से मिस्टर विजय मेहरा अभी अभी ऑफिस आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये अंजलि नाम की एक बच्ची से संबंधित है। विक्रम का दिल लगभग रुक गया। विजय मेहरा, ये नाम जाना पहचाना लग रहा था। और फिर उसे याद आया, ये उस अजनबी आदमी का नाम था जिसे उसने इस घर पर नजर रखते हुए देखा था। वो क्या कह रहा है? विक्रम ने तनावपूर्ण आवाज में पूछा। वो कहता है कि वो राजन मेहरा का भाई है, आपकी पूर्व पत्नी का दूसरा पति। वो दावा करता है कि उसके पास बच्ची की कानूनी संरक्षकता है और वो उसे अमेरिका ले जाना चाहता है। विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। ये एक नया खतरा था, एक अजनबी जो उसकी बेटी को तब छीनना चाहता था जब वे अभी अभी मिले थे। उसे वहीं रोको, मैं अभी आता हूं। विक्रम ने फोन काट दिया। अंजलि और माया देवी की ओर दृढ़ निश्चय के साथ देखा। हमें एक समस्या का समाधान करना है, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं किसी को भी हमें अलग नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। फीनिक्स ग्रुप का कार्यालय क्रिस्टल झाड़ की रोशनी में चमक रहा था, जो विलासिता और शक्ति को दर्शाता था। विजय मेहरा, एक सुरुचिपूर्ण सूट पहने लेकिन ठंडी आंखों वाला आदमी, मुख्य बैठक कक्ष में इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। उसे आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन विक्रम सिंह अभी तक नहीं आया था। तभी बैठक कक्ष का दरवाजा खुला। विजय ये सोचकर खड़ा हो गया कि यह विक्रम है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर आया
वो सीईओ का सहायक मिस्टर वर्मा था। मिस्टर सिंह 15 मिनट में आपसे मिलेंगे। आप कुछ लेंगे? वर्मा ने विनम्र लेकिन ठंडी आवाज में पूछा। विजय ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। मैंने बहुत लंबा इंतजार कर लिया है। अगर मिस्टर सिंह 15 मिनट में नहीं आते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। वर्मा व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। आपको याद रखना चाहिए कि यह भारत है, अमेरिका नहीं, और मिस्टर सिंह को धमकी देना आसान नहीं है। ये कहकर वो मुड़कर चला गया। विजय को गुस्से और बेचैनी में अकेला छोड़ गया। बार्निंग जिले के एक आलीशान निजी अस्पताल में अंजलि का सबसे अच्छे डॉक्टरों द्वारा व्यापक परीक्षण किया जा रहा था। विक्रम क्लिनिक के बाहर खड़ा था, कांच की खिड़की से चिंतित आंखों से देख रहा था। माया देवी पास की एक प्रतीक्षालय की कुर्सी पर बैठी थी। उनका चेहरा थका हुआ था लेकिन आशा से भरा था। क्या वे उसे ठीक कर पाएंगे? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। निश्चित रूप से। मैंने प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा से संपर्क किया है, जो अमेरिका से हाल ही में लौटे एक प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अंजलि का ऑपरेशन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। वो उनके बगल में बैठ गया। लेकिन पहले हमें विजय मेहरा के साथ इस मुद्दे को हल करने की जरूरत है। मुझे उसके बारे में वो सब कुछ बताएं जो आप जानती हैं। माया देवी ने आह भरी। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। विजय प्रिया की दूसरे पति राजन का भाई है। राजन और प्रिया की दुर्घटना में मृत्यु के बाद वो प्रकट हुआ और दावा किया कि वो अंजलि को अपने परिवार के साथ रहने के लिए अमेरिका ले जाना चाहता है। उसने कहा कि ये अंजलि के चाचा के रूप में उसकी जिम्मेदारी है। वो रुकी, दूर देख रही थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गलत है। विजय ने पहले कभी अंजलि की परवाह नहीं की थी और उसकी आंखों में कुछ लालची और बेईमान था। विक्रम ने सिर हिलाया। टुकड़े जुड़ने लगे थे। क्या आप जानती हैं कि राजन ने अंजलि के लिए कोई संपत्ति छोड़ी थी? माया देवी चौंक गईं। तुम्हें कैसे पता? हाँ, राजन ने अंजलि के 18 साल की होने पर उसके लिए एक ट्रस्ट फंड में एक बड़ी राशि छोड़ी थी। वकील द्वारा भेजे गए कागजात के अनुसार लगभग $5 मिलियन। तो ये स्पष्ट है, विक्रम ने कहा। उसकी आंखें तेज हो गईं। विजय अंजलि की परवाह नहीं करता। वो केवल उस पैसे को नियंत्रित करना चाहता है। और अगर वो कानूनी संरक्षक है तो उसे ट्रस्ट फंड तक पहुंच का अधिकार होगा। विक्रम के दिल में गुस्सा उमड़ आया। वो आदमी पैसे के लिए उसकी बेटी, एक बीमार अनाथ बच्चे का फायदा उठाने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं होगा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अंजलि का असली पिता हूं और मैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। माया देवी ने विक्रम को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। यद्यपि उन्होंने उसे इतना चोट पहुंचाया था, अब वो उनकी नातिन का रक्षक था। जीवन वास्तव में विडंबनापूर्ण था। धन्यवाद विक्रम, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम। अतीत बीत चुका है माया देवी, विक्रम ने उन्हें बीच में रोक दिया। अब हम वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अंजलि के लिए। क्लिनिक का दरवाजा खुला। प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए। विक्रम और माया देवी खड़े हो गए। उनके दिल धड़क रहे थे। कैसी है? विक्रम ने तनावपूर्ण आवाज में पूछा। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। उसकी हालत मेरी सोच से ज्यादा गंभीर है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बहुत बड़ा है और दिल की विफलता के संकेत है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की जरूरत है। वो रुका। उसकी आंखें पेशेवर थीं, लेकिन चिंता छिपा नहीं सकी। लेकिन एक समस्या है। हमें ऑपरेशन करने के लिए उसे दुबई ले जाने की जरूरत है। वहां की तकनीक और उपकरण अधिक उन्नत है और सफलता की दर अधिक है। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, हम उसे दुबई ले जाएंगे। सब कुछ तैयार करें डॉक्टर, लागत कोई समस्या नहीं है। माया देवी ने विक्रम को गहरी कृतज्ञता से देखा। कुछ ही घंटों में उसने वो कर दिखाया था जो वो कई सालों से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर सकी। अंजलि के लिए एक नई आशा की किरण चल रही थी। हालांकि प्रोफेसर ने आगे कहा, ऑपरेशन का समय निर्धारित करने से पहले हमें कुछ और परीक्षण करने की जरूरत है। और वो झिझका।
रक्त आधान की आवश्यकता होने पर हमें परिवार के सभी सदस्यों के रक्त समूह की पुष्टि करने की जरूरत है। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं उसका असली पिता हूं। मैं अभी परीक्षण के लिए तैयार हूं। प्रोफेसर ने विक्रम को आश्चर्य से देखा। मैंने सोचा था कि आप। उन्होंने रिकॉर्ड देखा। बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम नहीं है। ये एक गलती थी डॉक्टर। विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अंजलि का असली पिता हूं और यदि आवश्यक हुआ तो मैं इसे डीएनए परीक्षण से साबित करूंगा। डॉक्टर शर्मा ने बिना कोई और सवाल पूछे सिर हिलाया। ठीक है, हम अभी आपका और बच्ची का रक्त का नमूना लेंगे। परिणाम 24 घंटे में आ जाएंगे। विक्रम और माया देवी डॉक्टर के साथ परीक्षण कक्ष में गए, जहां अंजलि चिंतित लेकिन बहादुर चेहरे के साथ बैठी इंतजार कर रही थी। जब उसने विक्रम को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। पापा, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे एक ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ बेटी। विक्रम उसके बगल में बैठ गया, उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुबई ले जाऊंगा, जहां सबसे अच्छे डॉक्टर और सबसे अच्छे उपकरण हैं। वे तुम्हें ठीक कर देंगे। लेकिन इसमें बहुत पैसा लगेगा, है ना? अंजलि ने चिंतित आंखों से पूछा। विक्रम मुस्कुराया, अपनी बेटी के बालों को सहला रहा था। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें बस ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करना है। अंजलि ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। पापा, मुझे कुछ पूछना है। पूछो, विक्रम ने प्रोत्साहित किया। आपने इन सालों में मुझे और मां को क्यों नहीं ढूंढा? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते थे? एक सरल लेकिन दर्दनाक सवाल जिसने विक्रम का दिल निचोड़ लिया। वो एक 12 साल की बच्ची को वयस्कों की जटिलताओं, गलतफहमियों और दर्द को कैसे समझा सकता था? वो कैसे कह सकता था कि उसे उसके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था? वो बच्चा जिसकी वो हमेशा कामना करता था। अंजलि, विक्रम ने सावधानी से शब्द चुने। मैं हमेशा तुमसे और मां से प्यार करता था। तुम्हारे जन्म से पहले से ही। लेकिन कभी कभी वयस्क गलतियां करते हैं और गलतफहमियां उन्हें अलग कर देती हैं। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि तुम पैदा हुई हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आता, एक पल की भी देरी किए बिना। माया देवी पास में खड़ी थी, अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। अंजलि, मेरी गलती थी, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा। मैंने तुम्हारे पिता को तुम तक पहुंचने से रोका था। मैं बहुत घमंडी, बहुत जिद्दी थी। मुझे माफ कर दो। बेटी। अंजलि ने अपनी नानी को देखा और फिर अपने पिता को। उसकी बुद्धिमान आंखें वयस्कों की दुनिया की जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रही थीं। मैं समझ गई, उसने आखिरकार कहा। जैसे परियों की कहानियों में कभी कभी राजकुमार और राजकुमारी को फिर से मिलने से पहले कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है ना? विक्रम मुस्कुराया, अपनी बेटी की मासूमियत लेकिन समझदारी से प्रभावित होकर। हाँ मेरी छोटी राजकुमारी, और अब जब हम मिल गए हैं तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। डॉक्टर शर्मा एक नर्स के साथ वापस आए। हम अब रक्त का नमूना लेंगे, उसके बाद अंजलि को आराम करने की जरूरत है। हम कल कुछ और परीक्षण करेंगे। विक्रम ने सिर हिलाया और फिर अपनी बेटी की ओर मुड़ा। मुझे कुछ काम निपटाने जाना है, मैं तुरंत वापस आऊंगा। तुम यहां अपनी नानी के साथ रहो और डॉक्टर की बात सुनो, ठीक है? अंजलि ने सिर हिलाया, अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। आप जल्दी वापस आएंगे, है ना? मैं वादा करता हूं। विक्रम ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया, उसके माथे पर चूमा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो माया देवी की ओर मुड़ा। आप बच्ची के साथ रहें, मैं विजय के साथ इस मामले को सुलझाने जा रहा हूं। वो मेरे कार्यालय में इंतजार कर रहा है। माया देवी ने सिर हिलाया, उनकी आंखें चिंतित थीं। सावधान रहना, विजय से निपटना आसान नहीं है। मुझे पता है, विक्रम ने कहा। उसकी आंखें तेज हो गईं, लेकिन वो जल्द ही समझ जाएगा कि कोई भी मेरी बेटी को छू नहीं सकता। विक्रम दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल से निकला। उसने किसी को भी अपनी नई मिली खुशी को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी, खासकर विजय मेहरा जैसे लालची आदमी को, जो केवल पैसे के पीछे था, अंजलि की भलाई की परवाह नहीं करता था। कार्यालय के रास्ते में विक्रम ने अपने निजी वकील को फोन किया।
गुप्ता जी, मुझे मेरी बेटी अंजलि के लिए पितृत्व और संरक्षकता की मान्यता के लिए फाइल तैयार करने की जरूरत है, और मुझे विजय मेहरा, राजन मेहरा के भाई के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, कुछ भी जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। उसने वकील को जवाब सुनते हुए सुना और फिर जारी रखा। ठीक है, मैं 30 मिनट में आपसे कार्यालय में मिलूंगा। और गुप्ता जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है, मैं कोई गलती नहीं चाहता। फोन काटकर विक्रम ने कार की खिड़की से बाहर देखा। उसके विचार दौड़ रहे थे। जीवन कितना अजीब था। सिर्फ एक दिन पहले वो एक अकेला व्यवसायी था जो अतीत के प्रति आक्रोश में जी रहा था। अब वो एक पिता था जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फीनिक्स बिल्डिंग उसके सामने खड़ी थी, सफलता और शक्ति का प्रतीक, जिसे विक्रम ने मेहनत से बनाया था। लेकिन अब वे सभी उपलब्धियां महत्वहीन लग रही थीं। जो वास्तव में मायने रखता था वो थी अंजलि, उसकी बेटी और उसकी खुशी। विक्रम दृढ़ता के साथ इमारत में दाखिल हुआ, कर्मचारियों से सम्मानजनक सिर हिलाती हुई। वर्मा मुख्य लॉबी में उसका इंतजार कर रहा था। सर, वकील गुप्ता आ गए हैं, वो आपके कार्यालय में इंतजार कर रहे हैं, और मिस्टर विजय अभी भी बैठक कक्ष में हैं, काफी अधीर हो रहे हैं। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया। उसे थोड़ी देर और इंतजार करने दो, मुझे पहले गुप्ता से बात करने की जरूरत है। निजी कार्यालय में वकील गुप्ता, एक शांत लेकिन तेज आंखों वाला अधेड़ उम्र का आदमी, इंतजार कर रहा था। विक्रम। वो खड़ा हो गया जब विक्रम अंदर आया। मैंने आवश्यक कागजात का एक मोटा मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन हमें बच्चे की मां जन्म प्रमाण पत्र के बारे में और जानकारी चाहिए। मेरे पास सब कुछ है। विक्रम ने अपनी ब्रीफकेस मेज पर रखी और कागजात का एक ढेर निकाला। अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र, प्रिया और राजन का मृत्यु प्रमाण पत्र, और प्रिया की डायरी जहां वो पुष्टि करती है कि मैं अंजलि का असली पिता हूं। गुप्ता ने कागजात देखे, सिर हिलाते हुए। ये अच्छा सबूत है, लेकिन हमें अभी भी निश्चित होने के लिए डीएनए परीक्षण की आवश्यकता होगी, खासकर अगर मिस्टर विजय मुकदमा करने का फैसला करते हैं। मैंने अंजलि के साथ रक्त परीक्षण करवाया है, परिणाम 24 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, गुप्ता ने सिर हिलाया। विजय मेहरा के बारे में मैंने एक प्रारंभिक जांच की है। वो अमेरिका में एक भारतीय मूल का व्यवसायी है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि वो एक वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में शामिल था। हालांकि उस पर औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया था। विक्रम ने अपनी भवें चढ़ाईं। क्या आपके पास सबूत है? सिर्फ अफवाहें और कुछ लीक, लेकिन मेरे अमेरिका में संपर्क हैं, वे और जांच कर रही हैं। अगर ये सच है कि विजय को कानून के साथ समस्या है, तो हम इसका इस्तेमाल उसे अंजलि की संरक्षकता के अपने इरादे को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कर सकते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। संतुष्ट। ठीक है, अब हम उससे मिलेंगे। मैं इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। गुप्ता ने अपने कागजात वापस ब्रीफकेस में रखे। एक बात है जिसका आपको ध्यान रखना होगा विक्रम। कानूनी तौर पर राजन मेहरा को कई सालों तक अंजलि के पिता के रूप में दर्ज किया गया था। ये कुछ जटिलताएं पैदा कर सकता है, लेकिन मैं उसका असली पिता हूं, विक्रम ने कठोर आवाज में कहा, और मेरे पास सबूत है। मैं समझता हूं, लेकिन कानून हमेशा सीधा नहीं होता। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। दृढ़ संकल्प के साथ विक्रम बैठक कक्ष में दाखिल हुआ, जहां विजय मेहरा खिड़की के पास खड़ा था, नीचे व्यस्त दिल्ली शहर को देख रहा था। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो मुड़ा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। आखिरकार आप आ ही गए मिस्टर सिंह। विजय की आवाज में अंग्रेजी का लहजा था, हालांकि वो हिंदी काफी धारा प्रवाह बोल रहा था। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं, विक्रम ने विनम्र लेकिन ठंडी आवाज में कहा। मुझे अपनी बेटी अंजलि से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले को सुलझाना था। विजय मुस्कुराया। अच्छा, तो आपको पता चल गया है, लेकिन मुझे डर है कि कोई गलतफहमी हुई है। अंजलि मेरी भतीजी है, मेरे भाई राजन मेहरा की बेटी। यही आप सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं, विक्रम ने तेज आंखों से कहा। लेकिन हम दोनों सच जानते हैं। अंजलि मेरी और प्रिया की असली बेटी है। राजन केवल उसका सौतेला पिता था। विजय एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लिया। फिर भी
मेरे भाई ने कई सालों तक अंजलि को अपनी बेटी की तरह पाला। कानून के अनुसार राजन उसका कानूनी पिता था और राजन के एकमात्र जीवित रिश्तेदार के रूप में मुझे अंजलि की संरक्षकता का अधिकार है। मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर मेहरा, वकील गुप्ता ने शांत लेकिन प्रेरक आवाज में कहा, मिस्टर सिंह अंजलि के असली पिता हैं और हमारे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। डीएनए परीक्षण चल रहा है। भारतीय कानून के अनुसार असली माता पिता के अधिकारों को अन्य रिश्तेदारों पर प्राथमिकता दी जाती है। विजय ने भवेंसी कोणी, मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास क्या सबूत है। मैं अदालत जाऊंगा और मैं अंजलि को अमेरिका वापस ले जाऊंगा जहां उसका जीवन बेहतर होगा। तो ये आपका असली मकसद है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज तेज हो गई। आप अंजलि की परवाह नहीं करते, आप केवल उस ट्रस्ट फंड को चाहते हैं जो राजन ने उसके लिए छोड़ा था। विजय का चेहरा बदल गया। तुम्हें ट्रस्ट फंड के बारे में पता है? मुझे सब कुछ पता है मिस्टर मेहरा। विक्रम करीब आया। उसकी आंखें धमकी भरी थीं। मुझे उस वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में पता है जिसमें आप कैलिफोर्निया में शामिल थे। मुझे पता है कि आपको कर्ज चुकाने के लिए पैसे की जरूरत है और मुझे पता है कि आपने पहले कभी अंजलि की परवाह नहीं की। तो अब आप अचानक उसके संरक्षक क्यों बनना चाहते हैं? विजय एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। तुम्हारे पास उन चीजों का कोई सबूत नहीं है, सच में? विक्रम ठंड से मुस्कुराया। मैं एक व्यवसायी हूं मिस्टर मेहरा। मैं कभी भी पूरी जानकारी के बिना लड़ाई में नहीं उतरता और मैं कभी भी किसी को अपनी बेटी को धमकी नहीं देने दूंगा। विजय ने खुद को संभाला। उसकी आंखें गणनात्मक हो गईं। तो आप क्या चाहते हैं मिस्टर सिंह? पैसा? मैं ट्रस्ट फंड साझा कर सकता हूं। आपको लगता है कि मुझे पैसे की परवाह है? विक्रम ने तिरस्कारपूर्ण आवाज में उसे बीच में रोक दिया। मैं फीनिक्स ग्रुप का सीईओ हूं। मिस्टर मेहरा, मेरे पास उससे कहीं ज्यादा पैसा है जितना आप सोच सकते हैं। जो मैं चाहता हूं वो है मेरी बेटी अंजलि, और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। विजय एक पल के लिए चुप रहा, स्थिति का आकलन कर रहा था। अंत में उसने आह भरी। ठीक है मिस्टर सिंह, मैं अपनी संरक्षकता का दावा वापस ले लूंगा, लेकिन मैं ट्रस्ट फंड का एक हिस्सा चाहता हूं। मेरे भाई की याद में? कभी नहीं। विक्रम हंसा। वो ट्रस्ट फंड अंजलि का है और इसका इस्तेमाल उसके भविष्य के लिए किया जाएगा। आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। विजय गुस्से से लाल हो गया। आप इसके लिए पछताएंगे सिंह। मैं आप पर मुकदमा करूंगा। जरूर करें, विक्रम ने कंधे उचकाए। लेकिन याद रखें, मेरे पास आपकी हर संदिग्ध सौदे का सबूत है। अगर आप इस मामले को अदालत में ले जाना चाहते हैं तो मैं उस जानकारी का उपयोग करने में संकोच नहीं करूंगा। विजय चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि विक्रम मजाक नहीं कर रहा है और एक सार्वजनिक मुकदमा उसके रहस्यों को उजागर कर सकता है, जिससे गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, विजय ने अंत में कड़वी आवाज में कहा। आप जीत गए सिंह। मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन ये मत सोचो कि यह खत्म हो गया है। मेरे लिए यह खत्म हो गया है, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। अब मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है। वर्मा आपको बाहर छोड़ देगा। विजय की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना विक्रम मुड़कर चला गया। उस आदमी को उसके अनकहे गुस्से के साथ छोड़कर वकील गुप्ता जल्दी से उसके पीछे हो लिया। जब तक वे दालान में नहीं थे तब तक बोलने का इंतजार कर रहा था। विक्रम, मुझे नहीं लगता कि विजय इतनी आसानी से हार मान लेगा। उसके जैसे लोग जब वे पैसे के लालची होते हैं। मुझे पता है, विक्रम ने सिर हिलाया। इसलिए मुझे आपसे सभी कानूनी कागजात जल्द से जल्द तैयार करने की जरूरत है। डीएनए परीक्षण, पितृत्व की मान्यता, संरक्षकता के अधिकार, सब कुछ। विजय के लिए कोई खामी नहीं छोड़नी है। अभी भी एक समस्या है, गुप्ता ने याद दिलाया। अंजलि को तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है और उसे दुबई ले जाने की जरूरत है, लेकिन बिना कानूनी कागजात के जो आपको उसके पिता के रूप में पुष्टि करते हैं, उसे भारत से बाहर ले जाना मुश्किल होगा। विक्रम रो गया। उसकी आंखें चिंतित थीं। तुम सही हो, हमें इस मुद्दे को तुरंत हल करने की जरूरत है। क्या प्रक्रिया को तेज करने का कोई तरीका है? हां, गुप्ता ने सिर हिलाया। न्याय विभाग में मेरे कुछ संपर्क हैं।
डीएनए परीक्षण के परिणामों और प्रिया की डायरी के सबूत के साथ हम 48 घंटों के भीतर एक अस्थायी पुष्टि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उसे दुबई ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। अच्छा, विक्रम ने राहत की सांस ली। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मैं विजय की प्रतिक्रिया करने से पहले अंजलि को ऑपरेशन के लिए ले जाऊंगा। फिनिक्स बिल्डिंग छोड़कर विक्रम जल्दी से अस्पताल वापस चला गया। उसका दिल कई भावनाओं से भरा था। अंजलि की आगामी ऑपरेशन के लिए चिंता, विजय के प्रति गुस्सा क्योंकि उसने उसके परिवार की खुशी को धमकी दी थी, लेकिन सबसे बढ़कर अपनी बेटी के साथ फिर से मिलने की खुशी। वो बच्चा जिसे वो पिछले 12 सालों से नहीं जानता था। शायद चीजें इतनी खराब नहीं होती अगर उसने तलाक के बाद प्रिया से संपर्क करने का कोई तरीका ढूंढ लिया होता। शायद उसे अंजलि के बारे में जल्दी पता चल जाता और प्रिया अभी भी जीवित होती। शायद और अगर के विचार विक्रम के दिमाग में गूंजते रहे, जिससे उसे अफसोस और पछतावा हो रहा था। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत है, अतीत को पछतावे के साथ मत देखो, भविष्य का डर के साथ इंतजार मत करो, वर्तमान को पूरी तरह से जियो। और उसका वर्तमान अंजलि थी, उसकी प्यारी बेटी जिसे उसने अभी अभी पाया था। जब विक्रम अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। अंजलि बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें कमजोर थीं, चेहरा पीला था और उसके चारों ओर जटिल चिकित्सा उपकरण थे जो लगातार बीप की आवाज कर रहे थे। माया देवी पास में बैठी थीं। उनकी आंखें रोने से लाल थीं। क्या हुआ? विक्रम ने घबराई हुई आवाज में पूछा। माया देवी ने ऊपर देखा। उनका चेहरा चिंता से भरा था। आपके जाने के बाद अंजलि को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों को उसे पुनर्जीवित करना पड़ा। वो और नहीं बोल सकी। आंसू फिर से बहने लगे। विक्रम जल्दी से बिस्तर के पास गया, अपनी बेटी का ठंडा छोटा हाथ पकड़ लिया। अंजलि, बेटी, उसने फुसफुसाया। उसका गला भराया। पापा यहां है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी प्रोफेसर डॉक्टर राहुल शर्मा 2 अन्य डॉक्टरों के साथ अंदर आए। मिस्टर सिंह, उन्होंने गंभीर चेहरे से कहा, हमें आपसे बात करने की जरूरत है। विक्रम ने सिर हिलाया, धीरे से अपनी बेटी का हाथ छोड़ा और डॉक्टरों के साथ दालान में चला गया। उसकी हालत उम्मीद से ज्यादा तेजी से बिगड़ रही है। डॉक्टर, शर्मा ने सीधे कहा, हम डीएनए परीक्षण के परिणाम या कानूनी कागजात का इंतजार नहीं कर सकते। उसे तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। तो अभी ऑपरेशन करें, विक्रम ने आग्रहपूर्ण आवाज में कहा। मैं सभी लागतों का भुगतान करूंगा। मैं बस चाहता हूं कि मेरी बेटी बच जाए। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। समस्या लागत की नहीं है मिस्टर सिंह। हमें एक विशेष तकनीक की आवश्यकता है जो केवल दुबई में उपलब्ध है, और उसे ले जाने के लिए हमें आपकी संरक्षकता की पुष्टि की आवश्यकता है। विक्रम को निराशा महसूस हुई। लेकिन इसमें समय लगेगा और अंजलि के पास समय नहीं है। मैं आपकी चिंता समझता हूं, डॉक्टर। शर्मा ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन एक और विकल्प है। हम दुबई से एक विशेषज्ञ को यहां बुला सकते हैं। यह बहुत अधिक महंगा होगा, लेकिन इसे तुरंत किया जा सकता है। अभी करो डॉक्टर, विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पैसा कोई समस्या नहीं है, मुझे बस अपनी बेटी सुरक्षित चाहिए। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। मैं तुरंत दुबई में प्रोफेसर चीन से संपर्क करूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो 24 घंटे के भीतर यहां हो सकते हैं। और क्या अंजलि 24 घंटे इंतजार कर सकती है? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर शर्मा ने आह भरी। हम उसकी स्थिति को स्थिर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। बच्चे का दिल बहुत कमजोर है। विक्रम अस्पताल के कमरे में वापस आया। असहायता की भावना उसके मन पर भारी पड़ रही थी। उसने अभी अभी अपनी बेटी को पाया था। वो उसके तुरंत बाद उसे खोने का दर्द कैसे सह सकता था? माया देवी ने उसे सवालिया नजरों से देखा। डॉक्टर ने क्या कहा? वे दुबई से एक विशेषज्ञ को बुला रहे हैं। विक्रम ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। माया देवी रो पड़ी। उनका पतला शरीर कांप रहा था। मैं अंजलि को नहीं खो सकती। मैं अपनी नातिन और अपनी बेटी दोनों को नहीं खो सकती। हम उसे नहीं खोएंगे, विक्रम ने कहा।
उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो खुद भी डर में डूबा हुआ था। अंजलि मेरी बेटी है, मजबूत और लचीली, वो इससे उबर जाएगी। वो बिस्तर के पास गया, धीरे से अपनी बेटी का छोटा हाथ पकड़ लिया। अंजलि, पापा यहां है, उसने फुसफुसाया। मुझे पता है कि तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। मैंने तुम्हें अभी अभी पाया है, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। उसने महसूस किया कि अंजलि का हाथ उसके हाथ में थोड़ा हिला। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, धुंधली और थकी हुई। लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो एक चमक दिखाई दी। पापा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनना मुश्किल था। मुझे डर लग रहा है। डरो मत मेरी जान। विक्रम ने उसके बालों को सहलाया, अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा। अंजलि कमजोर रूप से मुस्कुराई। आप वादा करते हैं आप मुझे फिर से नहीं छोड़ेंगे? मैं वादा करता हूं बेटी। विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात विक्रम 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी का बिस्तर नहीं छोड़ा। वो वहीं बैठा रहा, अंजलि का हाथ पकड़े, उसकी हर कमजोर सांस को सुनता रहा और प्रार्थना करता रहा। कुछ ऐसा जो उसने कई सालों से नहीं किया था। उसने देवताओं से, भाग्य से प्रार्थना की कि उसे पिता बनने का मौका दें, अपनी बेटी को खोए हुए वर्षों की भरपाई करने का मौका दें। माया देवी भी वहीं रहीं, बिस्तर की दूसरी तरफ बैठी थी। कभी कभी उनकी आंखें मिलती थीं। 2 लोगों की आंखें जो कभी दुश्मन थे, अब अंजलि के लिए प्यार और उसे खोने की डर से जुड़े हुए थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच एक मौन सहानुभूति और क्षमा विकसित हो गई थी। अगली सुबह दुबई से प्रोफेसर चेन अपनी टीम और विशेष उपकरणों के साथ आ गए। अंजलि की जांच करने के बाद उन्होंने विक्रम और माया देवी से अकेले में बात की। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, उन्होंने सीधे कहा। बच्ची की हालत बहुत गंभीर है, इस ऑपरेशन में बहुत जोखिम है। लेकिन एक मौका है ना? विक्रम ने आग्रहपूर्ण आवाज में पूछा। प्रोफेसर चेन ने सिर हिलाया। हां, अभी भी एक मौका है, लेकिन भले ही ऑपरेशन सफल हो जाए, हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके दिल को बहुत नुकसान पहुंचा है। उसे हृदय की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए एक विशेष स्टेम सेल थेरेपी की आवश्यकता होगी। तो चलिए करते हैं, विक्रम ने तुरंत कहा। कुछ भी जो उसे बचा सकता है। ये इतना सरल नहीं है मिस्टर सिंह, प्रोफेसर चेन ने सिर हिलाया। हमें एक उपयुक्त स्टेम सेल दाता की आवश्यकता है। आमतौर पर परिवार के सदस्य, विशेष रूप से असली माता पिता की संगतता दर सबसे अधिक होती है। उन्होंने विक्रम को गंभीर आंखों से देखा। अगर आप वास्तव में बच्ची के असली पिता हैं, तो हमें यह देखने के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या आप स्टेम सेल दान करने के लिए संगत हैं। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अभी करो डॉक्टर, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी दान करने को तैयार हूं। प्रोफेसर चेन ने सिर हिलाया। हम तुरंत परीक्षण करेंगे और यदि आप संगत हैं तो हम आपकी अस्थि मज्जा से स्टेम सेल एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। क्या इसमें दर्द होगा? माया देवी ने चिंतित होकर पूछा। काफी दर्दनाक, प्रोफेसर चेन ने स्वीकार किया। लेकिन अपनी नातिन को बचाने की तुलना में मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे मिस्टर सिंह सहने को तैयार होंगे। मैं कुछ भी सहूंगा, विक्रम ने जोर देकर कहा। बस अंजलि को बचा लो। प्रोफेसर चेन ने सिर हिलाया। पिता के प्यार और बलिदान से प्रभावित होकर तो हम अभी शुरू करेंगे, लेकिन पहले मुझे बच्ची से बात करने की जरूरत है। उसे ये समझने की जरूरत है कि क्या होने वाला है। वे अस्पताल के कमरे में वापस गए, जहां अंजलि थोड़ी अधिक सचेत थी। प्रोफेसर चेन ने आगामी ऑपरेशन के बारे में एक कोमल, आसानी से समझ में आने वाली आवाज में समझाया। अंजलि ने सुना। उसकी बुद्धिमान आंखें जटिल चिकित्सा शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थीं। अंत में उसने पूछा, डॉक्टर, क्या मैं नहीं बच पाऊंगी? एक सरल लेकिन गहरा सवाल जिसने कमरे में मौजूद सभी वयस्कों को चुप करा दिया। प्रोफेसर चेन ने झूठ नहीं बोला। ये एक संभावना है बेटा, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे कि ऐसा ना हो।
अंजलि ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक 12 साल की बच्ची के लिए अजीब तरह की शांति थी, जो मौत का सामना कर रही थी। मैं समझ गई, लेकिन ऑपरेशन से पहले क्या मैं अपने पिता से अकेले में बात कर सकती हूं? प्रोफेसर चेन ने विक्रम की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। बेशक, हम बाद में वापस आएंगे। डॉक्टर और माया देवी कमरे से बाहर चले गए, पिता और बेटी को एक साथ छोड़कर। अंजलि ने दरवाजा बंद होने का इंतजार किया और फिर सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। उसकी आंखें परिपक्वता से भरी थीं। पापा, अगर मैं नहीं बच पाई। ऐसा मत कहो बेटा, विक्रम ने दर्द भरी आवाज में उसे बीच में रोक दिया। तुम बच जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंजलि कमजोर रूप से मुस्कुराई। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते पापा। मैंने ये तब सीखा जब मां की मृत्यु हुई। कभी कभी हमें भाग्य के लिखे को स्वीकार करना पड़ता है। विक्रम का दिल अपनी बेटी की परिपक्वता और समझदारी से निचोड़ गया। एक 12 साल की बच्ची ऐसी बातें कैसे कह सकती है? मैं बस चाहती हूं कि आप जानें, अंजलि ने जारी रखा, कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं, भले ही ये थोड़े समय के लिए था। मैं बहुत खुश थी। नहीं अंजलि, विक्रम ने आंसू रोकते हुए कहा, ये अलविदा नहीं है। हमारे पास एक साथ बहुत समय होगा। मैं तुम्हें हर जगह ले जाऊंगा। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, तुम्हें कॉलेज से स्नातक होते देखूंगा, तुम्हारी शादी के दिन तुम्हें गलियारे में ले जाऊंगा। वो और नहीं बोल सका, आंसुओं में घुटन हो रही थी। अंजलि ने अपने पिता के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, एक सरल लेकिन प्यार भरा इशारा। मुझे आप पर विश्वास है पापा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर उसने नीचे देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अगर सबसे बुरा होता है तो क्या आप नानी को माफ कर देंगे? वो गलत थी, लेकिन उन्होंने भी कीमत चुकाई है और वो मुझसे प्यार करती हैं। वो मेरी मां से बहुत प्यार करती थी। विक्रम ने अपनी बेटी को देखा। उसका दिल प्यार और गर्व से भर गया। इतना कुछ होने के बाद भी एक बच्चे का दिल इतना दयालु कैसे हो सकता है? मैं वादा करता हूं बेटी, उसने भर्राई आवाज में कहा। मैं तुम्हारी नानी को माफ कर दूंगा और मैं तुम्हारी मां को भी माफ कर दूंगा। मैं अब गुस्सा नहीं हूं। केवल इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ नहीं था। अंजलि मुस्कुराई, संतुष्ट। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटी। विक्रम ने उसे कसकर गले लगा लिया। महसूस किया कि उसकी बाहों में उसका छोटा कमजोर दिल धड़क रहा है। उसने चुपचाप प्रतिज्ञा की कि वो उस दिल को धड़कते रहने के लिए कुछ भी करेगा, सब कुछ बलिदान कर देगा। परीक्षण के परिणामों से पता चला कि विक्रम अंजलि के लिए स्टेम सेल दान करने के लिए पूरी तरह से संगत था। उनके बीच पिता पुत्री के रिश्ते का एक अकाट्य प्रमाण। प्रोफेसर चेन ने तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया और इंतजार नहीं किया। विक्रम की अस्थि मज्जा से स्टेम सेल एकत्र करने की प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसके शरीर से गुजरने वाला हर तेज दर्द एक अनुस्मारक था कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ कर रहा है, कुछ ऐसा जो वो पिछली 12 सालों में नहीं कर सका था। माया देवी विक्रम की देखभाल करने के लिए उसके साथ थी। दर्दनाक स्टेम सेल संग्रह प्रक्रिया के बाद उसकी सहायता कर रही थीं। दो पूर्व दुश्मनों के बीच एक अजीब सी सहानुभूति विकसित हो गई थी। दोनों अंजलि के लिए कुछ भी करने, सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। ऑपरेशन 12 घंटे से अधिक चला। 12 घंटे जो विक्रम और माया देवी ने चिंता, प्रार्थना और इंतजार में बिताए। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन कभी कभी एक हाथ पकड़ना, एक समझदार नजर सब कुछ कह जाती थी। अंत में प्रोफेसर चेन प्रकट हुए। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन इनकी आंखें आशा से चमक रही थीं। ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने घोषणा की, जिससे विक्रम और माया देवी खुशी से रो पड़े। हमने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को ठीक कर दिया है और स्टेम सेल प्रत्यारोपण कर दिया है। अब हमें यह देखने के लिए इंतजार करने की जरूरत है कि बच्ची का शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। प्रोफेसर चेन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए।
वो अभी भी गंभीर स्थिति में है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जब विक्रम और माया देवी रिकवरी रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने लगभग अंजलि को पहचाना तक नहीं। वो वहां पड़ी थी, तारों और मशीनों से घिरी हुई। उसका चेहरा पीला था, आंखें बंद थीं, लेकिन हृदय गति मॉनिटर नियमित मजबूत धड़कनें दिखा रहा था। एक अच्छा संकेत। विक्रम ने धीरे से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, फुसफुसाया, पापा यहां है बेटी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे नहीं पता था कि अंजलि सुन सकती है या नहीं, लेकिन उसे विश्वास था कि किसी स्तर पर उसकी बेटी उसकी उपस्थिति और प्यार को महसूस कर रही थी। माया देवी बिस्तर के दूसरी तरफ खड़ी थीं, धीरे से अपनी नातिन के बालों को सहला रही थीं। आंसू चुपचाप बह रहे थे। मजबूत बनो मेरी जान, उन्होंने फुसफुसाया, तुम्हारी नानी और तुम्हारे पापा यहां तुम्हारे साथ हैं। अगले 24 घंटे चिंता और इंतजार में बीती। विक्रम 1 मिनट के लिए भी अस्पताल का कमरा नहीं छोड़ा। सभी व्यावसायिक कॉलों को अस्वीकार कर दिया और सब कुछ वर्मा को सौंप दिया। वकील गुप्ता मिलने आई। कानूनी कागजी कार्रवाई की प्रगति के बारे में खबर लेकर आए। हमारे पास डीएनए परीक्षण के परिणाम हैं जो पुष्टि करते हैं कि आप अंजलि के असली पिता हैं, उन्होंने घोषणा की। और इन परिणामों के साथ अदालत ने एक अस्थायी पितृत्व पुष्टि प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी है। विजय अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विक्रम को इन खबरों की लगभग कोई परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान अंजलि पर था, उसकी छोटी बेटी जो जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रही थी। उसने अपनी बेटी को पाया था, वो उसे नहीं खो सकता था। और फिर ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन की सुबह एक चमत्कार हुआ। अंजलि की आंखें धीरे धीरे खुली, धुंधली और थकी हुई, लेकिन फिर भी जीवन की एक चमक के साथ। जब उसने अपने पिता को पास बैठे देखा तो उसके होंठ एक कमजोर मुस्कान में खुल गए। पापा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज श्वास नली के कारण खुरदरी थी। क्या मैं वापस आ गई हूं? विक्रम अपने आंसू नहीं रोक सका। अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, तुम वापस आ गई हो मेरी प्यारी बेटी। तुमने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंजलि मुस्कुराई। उसकी आंखें अपनी नानी की ओर मुड़ गईं, जो आंसू भरी आंखों के साथ पास में खड़ी थी। नानी, मैंने सपने में मां को देखा। मां ने कहा कि मुझे वापस आना है क्योंकि पापा और नानी को मेरी जरूरत है। माया देवी रो पड़ी, अपनी नातिन का हाथ पकड़ लिया। हाँ मेरी जान, तुम्हारी नानी और तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्रोफेसर चीन ने अंजलि की जांच की। उनका चेहरा संतुष्ट था। वो उम्मीद से बेहतर ठीक हो रही हैं, उन्होंने घोषणा की। उसके पिता के स्टेम सेल प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। उसका दिल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। वो विक्रम और माया देवी की ओर मुड़े। उसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो स्वस्थ हो जाएगी। विक्रम को लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ हट गया है। उसकी बेटी जीवित रहेगी। उन्हें पिता पुत्री बनने का, खोए हुए वर्षों की भरपाई करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर, उसने भावुक आवाज में कहा। मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। प्रोफेसर चीन मुस्कुराए। अपने आप को और अपनी बेटी को धन्यवाद दो। ये तुम दोनों का प्यार और लचीलापन है जिसने ये चमत्कार किया है। ऑपरेशन के 2 सप्ताह बाद अंजलि अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए काफी स्वस्थ थी। दुबई लौटने से पहले प्रोफेसर चेन ने एक विस्तृत उपचार योजना छोड़ी और 3 महीने बाद जांच के लिए वापस आने का वादा किया। उसने सबसे खतरनाक चरण पार कर लिया है, उन्होंने विक्रम और माया देवी से कहा। लेकिन उसे अभी भी कड़ी निगरानी की जरूरत है। स्टेम सेल अच्छी तरह से काम कर रही हैं, लेकिन उसके दिल को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। विक्रम ने सिर हिलाया। अपनी बेटी को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ भी करने का दृढ़ संकल्प लिया। हम डॉक्टर के सभी निर्देशों का पालन करेंगे और अगर कोई समस्या होती है तो हम तुरंत संपर्क करेंगे। प्रोफेसर चेन मुस्कुराए। मुझे विश्वास है अंजलि एक विशेष रोगी है, न केवल उसके मामले के कारण बल्कि उसकी लचीली भावना के कारण भी। उसने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सवाल यह था कि अंजलि अस्पताल से छुट्टी के बाद कहां रहेगी। माया देवी का पुराना 1 मंजिला घर एक बड़े ऑपरेशन से उभर रहे बच्चे के लिए आदर्श वातावरण नहीं था। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अंजलि मेरे साथ मेरी विला में रहेगी
और आप भी माया देवी, उन्होंने कहा, जिससे माया देवी आश्चर्यचकित हो गई। मैं? आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ रहूं? बेशक, विक्रम ने सिर हिलाया। अंजलि को आपकी जरूरत है। आपने इन सालों में उसकी देखभाल की है। मैं उसे आपसे अलग नहीं कर सकता। वो रुका और फिर जोड़ा, और मुझे लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, प्रिया के लिए और अंजलि के लिए। माया देवी विक्रम की उदारता से प्रभावित हुई। उन्होंने जो कुछ भी किया था उसके बाद भी वो उन्हें माफ करने और उन्हें परिवार के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करने को तैयार था। धन्यवाद विक्रम, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, मैं आपकी दया के योग्य नहीं हूं। अंजलि ये जानकर बहुत उत्साहित थी कि वो अपने पिता और नानी दोनों के साथ रहेगी। ये अद्भुत है, वो खुशी से चिल्लाई। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम एक असली परिवार होंगे। अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर विक्रम को लगा कि अतीत का सारा दर्द और नुकसान इसके लायक था। उसने 13 साल खो दिए थे, लेकिन अब उसके पास भरपाई करने के लिए पूरा भविष्य था। वो पिता बनेगा जिसकी अंजलि हकदार थी। अस्पताल छोड़ने से पहले वे धन्यवाद देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा के कमरे में गए। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, प्रोफेसर ने सिर हिलाया। मैंने केवल अपना कर्तव्य किया। नहीं डॉक्टर, आपने इससे कहीं ज्यादा किया है, विक्रम ने सच्ची आवाज में कहा। आपने मुझे पिता बनने का दूसरा मौका दिया है। मैं हमेशा इसके लिए आभारी रहूंगा। रोल्स रॉयस फैंटम फीनिक्स विला के गेट के सामने रुकी, जो दिल्ली के एक पॉश आवासीय क्षेत्र में स्थित एक आधुनिक शानदार वास्तुकला थी। अंजलि विक्रम और माया देवी के बीच बैठी थी। उसकी आंखें घर को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। पापा, आपका घर बहुत बड़ा है, वो चिल्लाई। ये हमारा घर है बेटी, विक्रम मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ लिया। अब से ये हमारा घर होगा। जैसे ही कार रुकी, विला के दरवाजे खुल गए और नौकरों की एक टीम एक कतार में खड़ी होकर अपने मालिक और नए परिवार का स्वागत कर रही थी। विक्रम ने धीरे से अंजलि को कार से बाहर निकाला। ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को चलने में कोई तकलीफ हो। घर में स्वागत है बेटी, उसने फुसफुसाया, उसके माथे पर चूमा। माया देवी अजीब और असहज चेहरे के साथ पीछे पीछे चली। ये उनके लिए पूरी तरह से एक अलग दुनिया थी। धन की दुनिया, जिसकी उन्होंने कभी अपनी बेटी के लिए कामना की थी, लेकिन विक्रम को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वो इसे प्रदान नहीं कर सकता था। अब विडंबना ये है कि विक्रम ही इन सब चीजों का मालिक था, जबकि प्रिया, जिसे वो एक बेहतर जीवन देना चाहती थी, इसका आनंद लेने के लिए नहीं थी। किस्मत का अपना ही क्रूर तरीका होता है। माया देवी, विक्रम ने उन्हें हकीकत में वापस लाते हुए पुकारा। ये श्रीमती वर्मा है, मेरी हाउसकीपर। वो आपको आपके कमरे में ले जाएंगी। मैंने अंजलि के कमरे के पास एक कमरा व्यवस्थित किया है ताकि आप आसानी से उसकी देखभाल कर सकें। धन्यवाद विक्रम, माया देवी ने धीरे से कहा। आप बहुत विचारशील हैं। अंजलि को उस कमरे में ले जाया गया जो विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया गया था। विशाल, हवादार, हल्के गुलाबी रंग के साथ, जिसे विक्रम प्रिया की डायरी के पन्नों से जानता था कि उसकी बेटी को पसंद है। बुक शेल्फ पर वे किताबें थीं जिन्हें अंजलि पढ़ना पसंद करती थी। मेज पर एक नया लैपटॉप था ताकि वो पढ़ सके, और अलमारी में उसकी उम्र के लिए उपयुक्त सुंदर कपड़े थे। विक्रम ने हर विवरण के बारे में सोचा था। वो चाहता था कि उसकी बेटी को लगे कि ये वास्तव में उसका घर है। पापा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अंजलि ने भावुकता से आंसू भरी आंखों से कहा। यह सबसे सुंदर कमरा है जिसे मैंने कभी देखा है। तुम सबसे अच्छी चीजों की हकदार हो बेटी, विक्रम मुस्कुराया, उसे अपनी बाहों में ले लिया। और मैं तुम्हें वे चीजें देने के लिए अपना पूरा जीवन बिता दूंगा। नए घर में पहले कुछ दिन खुशी और खोज से भरे थे। अंजलि हालांकि ऑपरेशन के बाद अभी भी कमजोर थी, जिज्ञासा और उत्साह से भरी थी। उसने विशाल विला के हर कोने की खोज करने का आनंद लिया, विशेष रूप से हजारों पुस्तकों वाली लाइब्रेरी और विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों और पौधों वाले विशाल बगीचे। विक्रम ने अपनी बेटी के साथ अपना सारा खाली समय बिताने की कोशिश की। उसे अपने काम के बारे में, अपनी यात्राओं के बारे में और विशेष रूप से प्रिया के बारे में बताया, वो महिला जिसे वे दोनों बहुत प्यार करते थे।
माया देवी, जो शुरू में झिझक और असहज थीं, धीरे धीरे नए जीवन में ढल गईं। उन्होंने अंजलि की देखभाल में मदद की, पारंपरिक व्यंजन बनाए जो विक्रम और उसकी बेटी दोनों को पसंद थे, और कभी-कभी प्रिया के बचपन की कहानियां साझा की, कहानियां जो विक्रम ने कभी नहीं सुनी थीं। हर हफ्ते प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा अंजलि की जांच के लिए घर आते थे। उसकी हालत उम्मीद से बेहतर हो रही थी। वो बहुत तेजी से ठीक हो रही है, प्रोफेसर ने संतुष्ट आवाज में कहा। स्टेम सेल प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं और उसका दिल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो 6 महीने के भीतर सामान्य जीवन में लौट सकती है। क्या मैं स्कूल वापस जा सकती हूं? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर मुस्कुराए, धीरे धीरे। बेटा, अभी भी तुम्हें आराम और ठीक होने की जरूरत है। शायद पहले घर पर ही पढ़ो और फिर नए स्कूल वर्ष में तुम स्कूल लौट सकती हो। विक्रम ने सबसे अच्छे शिक्षकों को अंजलि को घर पर पढ़ाने की व्यवस्था की थी। वो बहुत बुद्धिमान और सीखने की इच्छुक निकली, खासकर प्राकृतिक विज्ञान के विषयों में। मैं प्रोफेसर चेन और डॉक्टर शर्मा की तरह एक डॉक्टर बनना चाहती हूं, उसने अपने पिता से कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैं अपने जैसे बच्चों को बचाना चाहती हूं, ताकि कोई भी बच्चा बीमारी के कारण अपने माता पिता से अलग ना हो। विक्रम को बेहद गर्व महसूस हुआ। उसकी बेटी ना केवल बुद्धिमान थी, बल्कि उसका दिल भी दयालु था, दूसरों के बारे में सोचने वाली, भले ही उसने खुद इतना दर्द सहा हो। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, चाहे तुम कुछ भी बनना चाहो, उसने वादा किया, और मुझे विश्वास है कि तुम एक महान डॉक्टर बनोगी। हर सप्ताहांत विक्रम अंजलि और माया देवी को बाहर ले जाता था। कभी कभी वे झील के चारों ओर घूमते, कभी कभी संग्रहालयों का दौरा करते, या बस अंजलि की पसंदीदा दुकानों पर आइसक्रीम खाते। ये सरल लेकिन प्यार भरे पल धीरे धीरे तीनों के दिलों के घावों को भर रहे थे। वे एक परिवार बनना सीख रहे थे, प्यार करना और माफ करना सीख रहे थे, अतीत पर पछतावा करने के बजाय वर्तमान को संजोना सीख रहे थे। एक चीज थी जो विक्रम ने नहीं की थी, एक चीज जिसे वो जानता था कि उसे करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अंजलि को उसकी मां की कब्र पर ले जाना। प्रिया को दिल्ली के बाहरी इलाके की एक कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जहां माया देवी अक्सर पूर्णिमा और अमावस्या पर जाती थी। लेकिन विक्रम कभी वहां नहीं गया था। उसे इस सच्चाई का सामना करने से डर लगता था कि प्रिया वास्तव में हमेशा के लिए चली गई है, कि उन्हें फिर कभी मिलने का मौका नहीं मिलेगा, ताकि वो कह सके कि वो अभी भी उससे प्यार करता है, कि उसने उनकी बेटी को ढूंढ लिया है और वो उसकी जगह उसकी देखभाल करेगा। एक शाम जब अंजलि सो गई थी, माया देवी लाइब्रेरी में विक्रम के पास आई। विक्रम, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि ये समय है कि तुम और अंजलि प्रिया की कब्र पर जाओ। विक्रम ने अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं, उसने स्वीकार किया, इस सच्चाई का सामना करने के लिए कि वो वास्तव में चली गई है। मैं समझती हूं, माया देवी ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये न केवल तुम्हारे लिए बल्कि अंजलि के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसे अपनी मां से बात करने, अपनी खुशियां और दुख साझा करने के लिए एक जगह की जरूरत है, और मुझे लगता है कि प्रिया भी किसी स्तर पर तुमसे मिलना चाहेगी। विक्रम एक पल के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। तुम सही हो, हम इस सप्ताहांत जाएंगे। शनिवार की सुबह तीनों ने साधारण कपड़े पहने, फूल और प्रसाद लेकर कार में कब्रिस्तान के लिए निकले। अंजलि पूरे रास्ते चुप रही। उसका छोटा हाथ उसके पिता का हाथ कसकर पकड़े हुए था। ये ऑपरेशन के बाद पहली बार था जब वो अपनी मां की कब्र पर जा रही थी, और पहली बार अपने पिता के साथ, जिसे उसकी मां अपने पूरे जीवन में याद करती रही। जब वे पहुंचे तो माया देवी ने उन्हें कब्रों की पंक्तियों के माध्यम से एक साधारण लेकिन अच्छी तरह से देखभाल की गई कब्र तक पहुंचाया। कब्र के पत्थर पर लिखा था, प्रिया, 1983-2023, एक प्यारी बेटी, पत्नी और मां। विक्रम कब्र के सामने चुपचाप खड़ा था। उसका दिल निचुड़ रहा था।
ये उस महिला का अंतिम विश्राम स्थल था जिससे उसने प्यार करना कभी बंद नहीं किया था, जिसे वो बचा नहीं सका था, जिसके अंतिम क्षणों में वो साथ नहीं रह सका था। अंजलि घुटनों के बल बैठ गई। धीरे से अपनी मां की कब्र पर फूलों का गुलदस्ता रखा। मां, उसने भर्राई आवाज में कहा, मैं आपसे मिलने आई हूं। मैं अब ठीक हूं मां। मेरा ऑपरेशन हो गया है और अब मेरा दिल मजबूत है। वो रुकी, विक्रम को भावुक आंखों से देखने के लिए मुड़ी। और मैंने पापा को ढूंढ लिया है मां, जैसा कि आपने कहा था। पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो मेरी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं और वो नानी की भी देखभाल करते हैं। विक्रम अपने आंसू नहीं रोक सका। अपनी बेटी के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। प्रिया, उसने फुसफुसाया, मैं यहां हूं। मैंने हमारी बेटी को ढूंढ लिया है। तुम्हारे पास एक अद्भुत बेटी है प्रिया, बुद्धिमान, बहादुर और दयालु, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने अपना हाथ कब्र के पत्थर पर रखा, जैसे वो प्रिया को आखिरी बार छू रहा हो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें जल्दी नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो कि मैं इन सालों में तुम्हारे और हमारी बेटी के साथ नहीं था। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं अंजलि से जीवन भर प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसे वो सारा प्यार दूंगा जो हम दोनों को मिलकर उसे देना चाहिए था। माया देवी पीछे खड़ी चुपचाप रो रही थी। उन्होंने बहुत दुख दिया था, एक परिवार को अलग कर दिया था जिसे एक साथ होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। प्रिया चली गई थी, लेकिन उसका प्यार अंजलि के माध्यम से और पिता पुत्री के उस बंधन के माध्यम से जीवित था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। अंजलि खड़ी हो गई, अपने आंसू पोंछे। मां, मैं वादा करती हूं कि मैं पापा और नानी को गौरवान्वित करूंगी। मैं एक अच्छी डॉक्टर बनेंगी और मैं अपने जैसे लोगों की मदद करूंगी। मैं आपके प्यार को दुनिया में फैलाऊंगी। विक्रम ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया, उसकी परिपक्वता और दयालुता पर गर्व और भावुक होकर। तुम्हारी मां स्वर्ग से तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं बेटी, उसने फुसफुसाया। तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दिल में। वे एक अजीब सी शांति की भावना के साथ घर लौटे। प्रिया की कब्र का दौरा केवल एक विदाई नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अतीत को स्वीकार करने और भविष्य की ओर देखने की शुरुआत। उस रात अंजलि के सो जाने के बाद विक्रम लिविंग रूम में माया देवी के पास गया। आज की यात्रा का सुझाव देने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। माया देवी मुस्कुराई। हम सभी को इसकी जरूरत थी विक्रम। वास्तव में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें पहले अतीत का सामना करना पड़ता है। वो रुकी, उनकी आंखें विचारशील थीं। मैं कई सालों से पछतावे में जी रही हूं। अपनी बेटी को उस आदमी से अलग करने का पछतावा जिससे वो प्यार करती थी। अपने अहंकार और घमंड को अपने तर्क पर हावी होने देने का पछतावा। लेकिन अब मैं कृतज्ञता में जीना चाहती हूं। इस बात के लिए आभारी हूं कि अंजलि अभी भी जीवित है। इस बात के लिए आभारी हूं कि उसने अपने पिता को ढूंढ लिया है। और इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया है, हालांकि मैं माफी के लायक नहीं हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। हम सब गलतियां करते हैं माया देवी। मैं भी तलाक के बाद प्रिया को खोजने के लिए पर्याप्त दृढ़ नहीं था। शायद अगर मैंने और कोशिश की होती तो चीजें अलग होती। हम अतीत को नहीं बदल सकते, माया देवी ने धीरे से कहा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम वर्तमान में कैसे जीते हैं। और मुझे लगता है कि प्रिया को याद करने का सबसे अच्छा तरीका अंजलि की देखभाल करना है, वो सबसे कीमती उपहार जो वो हमारे लिए छोड़ गई हैं। विक्रम ने सिर हिलाया, माया देवी के बदलाव से प्रभावित होकर। ये अब वो घमंडी, जिद्दी महिला नहीं थी जिसने कभी उसे गरीबी के लिए नीचा दिखाया था। ये एक नानी, एक मां थी जिसने बहुत कुछ खोया था और अब केवल अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। माया देवी, उसने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, मुझे लगता है कि अंजलि के लिए हमें आधिकारिक तौर पर अतीत के संघर्षों को खत्म कर देना चाहिए। मैं अब आपसे गुस्सा नहीं हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे नीचा नहीं देखती। मैंने तुम्हें कभी सच में नीचा नहीं देखा। विक्रम, माया देवी ने कबूल किया। मैं बस डरती थी
डरती थी कि मेरी बेटी को एक ऐसे आदमी से शादी करने पर दुख उठाना पड़ेगा जिसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। लेकिन मैं गलत थी। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, और पिछले वर्षों ने साबित कर दिया है कि तुम सबसे अच्छे आदमी थे जो प्रिया को मिल सकते थे। उस रात विक्रम बिस्तर पर लेटा हुआ प्रिया और नवजात अंजलि की तस्वीर देख रहा था, जिसे उसने बड़ा करवाया था और अपने बिस्तर के सिरहाने रखा था। तस्वीर में प्रिया का चेहरा खुशी से चमक रहा था, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी एक गहरी उदासी छिपी थी। क्या वो उस समय उसके बारे में सोच रही थी? क्या वो चाहती थी कि वो उसके और उनकी नवजात बेटी के साथ वहां होता? विक्रम को कभी जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अगर और क्या होता के सवालों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगा। वो अंजलि, प्यारी बेटी के साथ वर्तमान और भविष्य के लिए जिएगा। विक्रम के अंजलि को खोजने की 1 साल बीत चुका था। 1 साल जो न केवल उनके जीवन में बल्कि उनके दिलों और आत्माओं में भी बदलावों से भरा था। फीनिक्स विला की छत पर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। ये अंजलि का 13वां जन्मदिन था। वो अब स्वस्थ और जीवन से भरपूर थी। करीबी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे। अंजलि के सहपाठी, जिन डॉक्टरों ने उसका इलाज किया था, और विक्रम के करीबी सहयोगी। प्रोफेसर चेन विशेष रूप से इस अवसर के लिए दुबई से आए थे, और प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा अपने परिवार के साथ आए थे। माया देवी एक सुंदर साड़ी में 1 साल पहले की तुलना में बहुत छोटी और खुश दिख रही थी। पापा, मोमबत्तियां तैयार हैं, अंजलि ने उत्साह से भरी आवाज में पुकारा। मैं मोमबत्तियां बुझाने वाली हूं। विक्रम अपनी बेटी को असीम गर्व के साथ देखकर मुस्कुराया। अंजलि को इतना स्वस्थ और खुश देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। ऑपरेशन उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा था, और उसके स्टेम सेल ने उसके छोटे से दिल को फिर से जीवित कर दिया था। ऑपरेशन के बाद के पहले कुछ महीने आसान नहीं थे। अंजलि को नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती थी, जोरदार गतिविधियों से बचना पड़ता था, और साप्ताहिक स्वास्थ्य जांच करानी पड़ती थी। लेकिन अपने पिता और नानी के प्यार और देखभाल के साथ वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। ऑपरेशन की 6 महीने बाद अंजलि स्कूल वापस जा सकी थी। पुराने सरकारी स्कूल में नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में, जहां वो जल्दी से घुल मिल गई और सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक बन गई। आज अपने 13वें जन्मदिन पर अंजलि वहां खड़ी थी, स्वस्थ, सुंदर और भविष्य के लिए आशा से भरी, एक सच्चे चमत्कार का प्रमाण। मोमबत्तियां बुझाने से पहले अंजलि ने एक स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। धन्यवाद पापा, जिन्होंने मुझे ढूंढा, मुझे बचाया और मुझे बिना शर्त प्यार किया। धन्यवाद नानी, जिन्होंने इतने सालों तक मेरी देखभाल की, मेरे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। धन्यवाद डॉक्टर चीन और डॉक्टर शर्मा, जिन्होंने मुझे जीने का एक और मौका दिया। और वो रुकी, उसकी आंखों में आंसू थे। और धन्यवाद मां, स्वर्ग में, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझे देख रही हैं और मेरी रक्षा कर रही हैं। अंजलि ने आंखें बंद करके एक इच्छा मांगी और फिर मोमबत्तियां बुझा दी। तालियों और बधाई की आवाजें गूंज उठीं। लेकिन विक्रम ने लगभग कुछ नहीं सुना। वो अपनी बेटी के शब्दों से इतना भावुक हो गया था, उसकी आंखें लाल हो गईं, और जब उसने मेज के उस पार माया देवी की आंखों से आंखें मिलाईं, तो वो जानता था कि वो भी ऐसा ही महसूस कर रही हैं। केक काटने और उपहार खोलने के बाद विक्रम अंजलि को एक निजी बालकनी में ले गया, जहां से रात में दिल्ली का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। एक शहर जो रोशनी से जगमगा रहा था, जीवंत और जीवन से भरपूर। तुम्हें पार्टी पसंद आई बेटी? उसने धीरे से उसके कंधे को गले लगाते हुए पूछा। बहुत पसंद आई पापा, अंजलि खुशी से मुस्कुराई। ये मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन था। वो एक पल के लिए चुप रही और फिर जारी रखा। आप जानते हैं पापा, मैं अक्सर इस दिन का सपना देखती थी। वो दिन जब मैं पापा और नानी के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। जब मैं छोटी थी, हर बार जब मैं मोमबत्तियां बुझाती थी, तो मैं हमेशा पापा से मिलने की इच्छा करती थी, और अब वो इच्छा सच हो गई है। विक्रम ने अपनी बेटी के कंधे को कसकर पकड़ लिया, भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी बेटा, अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आता, बिना किसी हिचकिचाहट के।
अंजलि ने अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। मैं आपको दोष नहीं देती पापा। मैं समझती हूं कि कभी कभी जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम मिल गए हैं और हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। विक्रम को अपनी बेटी की समझदारी से उसका दिल गर्म हो गया। एक 13 साल की बच्ची इतनी समझदार और क्षमाशील कैसे हो सकती है? तुम सही हो बेटी, और मैं वादा करता हूं कि मैं खोए हुए वर्षों की भरपाई के लिए अपना शेष जीवन बिता दूंगा। अंजलि मुस्कुराई। आपको भरपाई करने की जरूरत नहीं है पापा, बस मेरे साथ रहो, मुझे वैसे ही प्यार करो जैसे तुम अब करते हो। बस इतना ही काफी है। घर के अंदर से एक पुकार आई। माया देवी को दूसरा केक काटने के लिए उनकी जरूरत थी। विक्रम और अंजलि हाथ में हाथ डाले अंदर चले गए, अपनी बेटी को दोस्तों के साथ खुश देखकर प्यार से घिरे हुए। विक्रम को एक गहरी खुशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उस भाग्यशाली दिन से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। जिस दिन उसने गलती से माया देवी को बाजार में भीख मांगते देखा था, जिसे उसने एक संयोग माना था, अब वो जानता था कि ये भाग्य की व्यवस्था थी, या शायद जैसा कि अंजलि अक्सर कहती थी, ये प्रिया थी जो उन्हें एक दूसरे को खोजने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। प्रोफेसर चेन विक्रम के पास आए। दोनों आदमी चुपचाप अंजलि को दोस्तों के साथ हंसते खेलते देख रहे थे। वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, प्रोफेसर ने आश्चर्यचकित आवाज में कहा। मैंने कभी भी इतने जटिल जन्मजात हृदय दोष के मामले को इतनी जल्दी ठीक होते नहीं देखा। आपके स्टेम सेल ने चमत्कार किया है। विक्रम मुस्कुराया। सिर्फ स्टेम सेल नहीं, डॉक्टर चेन, मुझे विश्वास है कि एक बड़ी शक्ति ने उसकी मदद की है, परिवार के प्यार की शक्ति। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। शायद आप सही हैं। चिकित्सा में हम अक्सर ऐसी चमत्कारी चीजें देखते हैं जिन्हें विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। वो रुका और फिर जोड़ा। और मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। नवीनतम परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि अंजलि का दिल काफी मजबूत हो गया है। वो तैरने जैसी हल्की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर सकती है। इस अच्छी खबर ने विक्रम को बहुत उत्साहित किया। वो जानता था कि अंजलि हमेशा तैरना चाहती थी, एक ऐसी गतिविधि जिसे डॉक्टरों ने पहले उसके दिल की स्थिति के कारण मना किया था। सब कुछ के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, विक्रम ने भावुक आवाज में कहा, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है। मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। प्रोफेसर चेन मुस्कुराई। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आप और अंजलि ही प्रशंसा के पात्र हैं। आप दोनों ने योद्धाओं की तरह बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। उसने माया देवी की ओर देखा, जो अंजलि को केक काटने में मदद कर रही थी। और वो भी, मुझे पता है कि उन्होंने अपनी नातिन की देखभाल के लिए कितने कठिन साल बिताए हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। वो बहुत बदल गई हैं। अब वो घमंडी, जिद्दी महिला नहीं है जिसे मैं जानता था। अब वो एक अद्भुत नानी और मेरे लिए एक अच्छी मां है। हां, पिछले 1 साल में विक्रम और माया देवी के बीच संबंध काफी बदल गए थे। अजनबियों, यहां तक कि दुश्मनों से वे एक असली परिवार बन गए थे। एक साथ अंजलि की देखभाल और प्यार करते हुए, और एक साथ एक खुशहाल घर का निर्माण करते हुए। विक्रम ने माफ करना सीख लिया था, और माया देवी ने सीखा था कि एक व्यक्ति का मूल्य पैसे या स्थिति में नहीं, बल्कि दिल और ईमानदारी में होता है। पार्टी देर से समाप्त हुई। जब अंतिम मेहमान चले गए, विक्रम, माया देवी और अंजलि लिविंग रूम में बैठे थे, थके हुए लेकिन खुश थे। आज का दिन बहुत अच्छा था, अंजलि ने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मेरे लिए ये अद्भुत जन्मदिन आयोजित करने के लिए धन्यवाद पापा और नानी। तुम इसके लायक हो मेरी जान। माया देवी प्यार से मुस्कुराई। और तैयार हो जाओ, क्योंकि कल हमारा एक और खास दिन है। कल? अंजलि आश्चर्यचकित थी। कल क्या है? ये एक रहस्य है। विक्रम ने अपनी बेटी को आंख मारी। लेकिन मैं एक संकेत दे सकता हूं कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। अगली सुबह विक्रम अंजलि और माया देवी को एक विशेष स्थान पर ले गया, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक आधुनिक इमारत थी। ये कहां है पापा? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा जब वे विशाल उज्जवल लॉबी में दाखिल हुए। ये तमन मेडिकल सेंटर है, विक्रम ने गर्व भरी आवाज में कहा।
कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए जन्मजात हृदय रोग का इलाज करने में विशेषज्ञता वाला एक अस्पताल। उसने अपनी बेटी और माया देवी को पूरे केंद्र का दौरा कराया, आधुनिक क्लिनिकों से लेकर नवीनतम तकनीक से लैस ऑपरेशन थिएटरों तक, और इलाज करा रहे बाल रोगियों के लिए खेल और सीखने के क्षेत्रों तक। डॉक्टरों और नर्सों ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कई बच्चों ने जब वे गुजरे तो खुशी से हाथ हिलाया। आपने यो जगह बनाई है पापा? अंजलि ने आश्चर्य से चौड़ी आंखों से पूछा। हाँ बेटी, विक्रम ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को एक मौका देना चाहता था, जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित छोटे बच्चों को जिनके पास इलाज के साधन नहीं है, और मैंने केंद्र का नाम तुम्हारी मां और तुम्हारे नाम पर रखा है, तमन। अंजलि ने अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये विचार बहुत अद्भुत है पापा। मां को आप पर बहुत गर्व होगा। और एक और बात है, विक्रम मुस्कुराया, मैंने तुम्हारे नाम पर एक छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया है, अंजलि छात्रवृत्ति कोष, उन मेडिकल छात्रों के लिए जो बाल हृदय रोग में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। मुझे पता है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो, और मैं अन्य युवाओं को भी उस सपने का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अंजलि आंसू नहीं रोक सकी, अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद पापा, ये सबसे सार्थक जन्मदिन का उपहार है जो मुझे कभी मिला है। माया देवी भी उतनी ही भावुक थीं। उन्होंने अपने दामाद को देखा, वो आदमी जिसे उन्होंने कभी गरीबी के लिए नीचा दिखाया था, अब न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अमीर था। उन्होंने विक्रम को केवल उसकी शक्ल और पैसे से आंकने में कितनी बड़ी गलती की थी। तुम एक अद्भुत पिता हो विक्रम, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, और एक अच्छे इंसान। प्रिया भाग्यशाली थी कि उसके पास तुम थे, और मैं ये जल्दी न देख पाने में गलत थी। विक्रम मुस्कुराया। हम सबने गलतियां की हैं माया देवी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उन्हें पहचाना और सुधारा, और अब हम एक असली परिवार हैं। वे एक साथ केंद्र के दालान में चले, अंजलि बीच में अपने पिता और नानी का हाथ पकड़े हुए। विक्रम ने अपनी बेटी को देखा। वो सुंदर, बुद्धिमान और मजबूत थी, जिसने बीमारी पर विजय प्राप्त की थी। और उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने पिता के रूप में 13 साल खो दिए थे, लेकिन अब उसके पास भरपाई करने के लिए पूरा भविष्य था, और उस भविष्य में वो न केवल अपनी बेटी की देखभाल करेगा, बल्कि कई अन्य बच्चों की भी मदद करेगा, छोटे बच्चों की जो अंजलि की तरह बीमारी से लड़ रहे थे। ये उसका प्रिया को याद करने का तरीका था, वो महिला जिससे उसने प्यार करना कभी बंद नहीं किया था। ये उसका खोए हुए वर्षों का प्रायश्चित करने का तरीका था, और ये उसका एक त्रासदी को एक अच्छी चीज में बदलने, दर्द को आशा में बदलने, नुकसान को बिना शर्त प्यार में बदलने का तरीका था। जब वे बाहर निकले तो दिल्ली की गर्मियों की गर्म धूप उनके चेहरों पर चमक रही थी। विक्रम ने नीले आकाश की ओर देखा। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। कभी कभी सबसे बुरी लगने वाली चीजें सबसे अद्भुत चीजों के लिए दरवाजा खोलती हैं। कभी कभी सबसे बड़े नुकसान सबसे कीमती खोजों की ओर ले जाते हैं, और कभी कभी सबसे लंबा, सबसे कठिन रास्ता ही हमें घर ले जाने वाला एकमात्र रास्ता होता है, प्यार, क्षमा और परिवार के पास। पापा, अंजलि ने पुकारा, विक्रम को हकीकत में वापस लाते हुए। मुझे लगता है कि मैं बाद में यहां काम करूंगी। मैं सबसे अच्छी हृदय रोग विशेषज्ञ बनूंगी, और मैं बहुत सारे बच्चों की जान बचाऊंगी। विक्रम मुस्कुराया, अपनी बेटी के बालों को सहला रहा था। मुझे विश्वास है कि तुम ये करोगी बेटी, और मैं हर कदम पर तुम्हारा समर्थन करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माया देवी ने अपनी नातिन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें कोमल थीं। मैं भी मेरी जान, तुम्हारी नानी और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंजलि खुशी से मुस्कुराई, अपने दोस्त, सबसे प्यारे लोगों से घिरे प्यार को महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि आगे चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, उसे कभी भी अकेले उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास एक असली परिवार था, एक परिवार जो प्यार, क्षमा और गहरी कृतज्ञता से बंधा हुआ था। और कहीं स्वर्ग में प्रिया खुशी से मुस्कुरा रही थी, अपने 3 सबसे प्यारे लोगों को देख रही थी। वे आखिरकार मिल गए थे,
वे आखिरकार एक परिवार बन गई थी। उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी। दोस्तों, आप सब कहां से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। आपकी जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मुझे आपकी कहानियां पढ़ने का इंतजार रहेगा।